Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Shubhra Sinha and I am BTech Biotechnology second year student. तो आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है हमारे एनाटमी चैप्टर का, जो कि लास्ट लेक्चर होगा. इस लेक्चर में हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ कवर कर रहे होंगे कि प्लांट्स में रूट्स, स्टेम्स, इन सब में सेकेंडरी ग्रोथ कैसे हो रही है, कैम्बियम का एक्टिविटी कैसे हो रहा है, एंड टाइप्स ऑफ वुड पढ़ रहे होंगे जैसे हार्ट एंड सैप वुड एंड स्प्रिंग एंड ऑटम वुड. ये सारे वुड को हम लोग कवर कर रहे होंगे. तो ये हमारा YouTube चैनल है एम टू नीट. प्लीज़ गाइज इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अगर वीडियो अच्छा लगे तो. और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है एम टू नीट, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूँगी. वहीं पर आपको लेक्चर के सारे नोट्स मिल रहे होंगे, तो इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा. तो चलिए शुरू करते हैं फिर. सबसे पहले अगर सेकेंडरी ग्रोथ की बात करें तो सेकेंडरी ग्रोथ हमें पता है डाइकॉट के केस में सिर्फ देखने को मिलता है. मोनोकॉट की बात करें तो मोनोकॉट के केस में कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो रही होती. सेकेंडरी ग्रोथ सिर्फ डाइकॉट की कैरेक्टरिस्टिक है, मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो रही होती. तो जितने भी कैम्बियम वगैरह हैं ये सब कहाँ प्रेजेंट होंगे? डाइकॉट प्लांट्स में ही सिर्फ प्रेजेंट होंगे, क्योंकि मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ हो नहीं रही है, तो वहाँ पे कोई सेकेंडरी ग्रोथ करवाने वाली मेरिस्टेमेटिक सेल्स भी नहीं प्रेजेंट होंगी. अब ऐसे सेल्स जो डिवाइड करते हैं उनको हम मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहते हैं, ठीक है. और जो एक फंक्शन लेकर, एक स्ट्रक्चर लेकर डिफाइन हो जाते हैं, डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं, उनको हम परमानेंट सेल कहते हैं. इसमें आई होप सो कोई दिक्कत नहीं होगी कि जो डिवाइड कर रहे हैं वो मेरिस्टेमेटिक है. तो जब प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ कर रहा होगा, सेकेंडरी ग्रोथ का क्या मतलब है? जब वो अपने गर्थ में इंक्रीज कर रहा होगा, जब उसकी गर्थ इंक्रीज कर रही होगी, दिस इज ऑलरेडी रिटन, जब प्लांट के गर्थ में इंक्रीज हो रहा होगा तो हम उसको सेकेंडरी ग्रोथ कहेंगे कि इस प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ हुआ है. तो गर्थ जब इंक्रीज होने का क्या मतलब है? सेल डिवाइड करके ही तो गर्थ में इंक्रीज होगी. और अगर सेल डिवाइड कर रही है तो जो सेल डिवाइड करेगी उस सेल वो कौन सी वो किस टाइप की सेल होगी? वो मेरिस्टेमेटिक सेल होगी. वो किस टाइप की सेल होगी? वो मेरिस्टेमेटिक सेल होगी जो सेल डिवाइड करके गर्थ में इंक्रीज करेगी. अब हमने पढ़ा था जो प्राइमरी ग्रोथ में जो मेरिस्टेमेटिक सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको हम प्राइमरी मेरिस्टेम कहते हैं. और ये जो प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, हमारी एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलोरी मेरिस्टेम. ये हमने देखा था. अब ये भी हमने देखा था कि जो सेकेंडरी ग्रोथ, जो मेरिस्टेम सेकेंडरी ग्रोथ करवा रहे होंगे उस मेरिस्टेम को हम सेकेंडरी मेरिस्टेम कहते हैं, या फिर लैटरल मेरिस्टेम कहते हैं, या सिलिंड्रिकल मेरिस्टेम कहते हैं. जो सेकेंडरी ग्रोथ करवा रहे होंगे उन मेरिस्टेम्स को हम इस नाम से जानते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम्स, लैटरल मेरिस्टेम्स या फिर सिलिंड्रिकल मेरिस्टेम्स. अब ये जो मेरिस्टेम्स हैं जिनको हम सेकेंडरी मेरिस्टेम कह रहे हैं, या लैटरल या सिलिंड्रिकल, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं या सेल हैं, ये दो तरह के होते हैं. इनमें कौन कौन से सेल्स आए? वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्ड कैम्बियम. बेसिकली यही सेकेंडरी मेरिस्टेम है जो सेकेंडरी ग्रोथ करवा रहे होंगे. ये डाइकॉट के प्लांट्स में हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि डाइकॉट प्लांट से हमारा सेकेंडरी ग्रोथ कर रहा होता है. तो दो तरह के सेकेंडरी मेरिस्टेम्स हैं, वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्ड कैम्बियम, ठीक है. दो तरह के सेकेंडरी ग्रोथ करवाने वाले सेल्स हैं हमारी, वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्ड कैम्बियम. वैस्कुलर कैम्बियम जो होती है वो हमारी दो टाइप की होती है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम. वैस्कुलर कैम्बियम दो तरह की होती है, इंट्राफेसिकुलर एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम. इसके बारे में ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कैसा कैम्बियम होगा? अगर ये वैस्कुलर बंडल है हमारा, ठीक है, इंट्रा मतलब विद इन, यानी विद इन वैस्कुलर बंडल. अगर ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, तो यहाँ पे जो कैम्बियम प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम. अब सोच के देखो, एक ही वैस्कुलर बंडल के अंदर ये कैम्बियम प्रेजेंट है, यानी एक ही वैस्कुलर बंडल में जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है, उनके बीच में ये प्रेजेंट है कैम्बियम. तो जाइलम फ्लोएम एक साथ कब प्रेजेंट होते हैं? कॉन्जॉइंट में. और कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट वैस्कुलर बंडल्स का हमें किस में देखने को मिलता है? स्टेम के केस में देखने को मिलता है. यानी इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम हमें रूट के केस में नहीं मिलेगा, क्योंकि रूट में वैस्कुलर बंडल की अरेंजमेंट रेडियली होती है. मान लो अगर ये एक क्रॉस सेक्शन है रूट का, तो यहाँ पे जाइलम है, यहाँ फ्लोएम है, यहाँ जाइलम है, यहाँ फ्लोएम है, यहाँ जाइलम है, यहाँ फ्लोएम है. तो ऐसे हमें रेडियल अरेंजमेंट रूट के केस में, हमें आर फॉर रूट एंड आर फॉर रेडियल अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है रूट के केस में. तो रूट के केस में इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये कहाँ प्रेजेंट होगा? सिर्फ स्टेम के केस में.
डाइकॉट स्टेम के केस में। क्यों? क्योंकि डाइकॉट स्टेम के केस में ही हमें कॉन्जॉइंट देखने को मिलता है वैस्कुलर बंडल, यानी जाइलम एंड फ्लोएम एक साथ हमारे जुड़े हुए होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और इनके बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है, तो हम इनको कहते हैं कॉन्जॉइंट ओपन। मोनोकॉट स्टेम में कॉन्जॉइंट क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल होता है, यानी कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता। क्यों? अगेन क्योंकि वहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो रही होती। तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम ऐसे कैम्बियम होंगे जो कि वैस्कुलर बंडल्स के बीच में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, बंडल के बीच में, एक ही वैस्कुलर बंडल के विद इन प्रेजेंट होंगे। तो इनका जो ऑरिजिन होता है वो प्राइमरी होता है स्टेम के केस में। प्राइमरी ऑरिजिन यानी ये पहले से प्रेजेंट होता है, ऐसा नहीं है कि ये बाद में आता है। स्टेम के केस में ये पहले से प्रेजेंट होता है, पैचेस के फॉर्म में, कैम्बियम के फॉर्म में पहले से प्रेजेंट होता है। जब हम एनाटॉमी पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने बताया था कि कैम्बियम प्रेजेंट होती है डाइकॉट स्टेम में, तो हम उसको कॉन्जॉइंट ओपन कहते हैं। तो कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम दो तरह के, इंट्राफेसिकुलर एंड इंट्राफेसिकुलर। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जो है वो पहले से मौजूद रहता है स्टेम में, लेकिन जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है, यानी कि दो कैम्बियम के बीच में जो यहाँ पर ये कैम्बियम बनता है, उसको हम कहते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो ये जो कैम्बियम है ये हमारा बाद में आता है, ये सेकेंडरी ऑरिजिन का होता है, ये रूट में भी होता है, स्टेम में भी होता है। अब रूट में रेडियल अरेंजमेंट है, ठीक है, चाहे रूट में रेडियली अरेंजमेंट है, बट इन दोनों बंडल्स के बीच में ये जो कैम्बियम आएगा इसको हम इंटरफेसिकुलर ही कहेंगे ना, क्योंकि दो बंडल के बीच में आ रहा है, दो अलग अलग बंडल के बीच में। तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम रूट में भी सेकेंडरी ऑरिजिन का होता है, स्टेम के केस में भी सेकेंडरी ऑरिजिन का होता है। अब ये कैम्बियम की फॉर्मेशन कैसे होती है ये हम लोग आगे बात करेंगे कि सेकेंडरी बाद में कैसे आ रहा है। ये पहले ये समझ लो कि दो कैम्बियम है जो कि सेकेंडरी ग्रोथ करा रहे थे। पहला नाम है वैस्कुलर कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम दो तरह के, इंट्राफेसिकुलर एंड इंटरफेसिकुलर। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जो है वो विद इन वैस्कुलर बंडल्स के प्रेजेंट होंगे, और अगर विद इन प्रेजेंट है यानी उनका अरेंजमेंट कॉन्जॉइंट होना चाहिए। कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट हमें सिर्फ डाइकॉट स्टेम में देखने को मिलता है, तो ये स्टेम के केस में इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम हमें देखने को मिलेगा, और इसका ओरिजिन प्राइमरी होता है, यानी ये पहले से प्रेजेंट होते हैं। दूसरा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ये दो वैस्कुलर बंडल के बीच में प्रेजेंट होंगे, बिटवीन वैस्कुलर बंडल ये प्रेजेंट होगा, और इसका ओरिजिन सेकेंडरी होता है, और ये स्टेम और रूट दोनों के ही केस में हमें देखने को मिलता है। दूसरा मेरिस्टेमेटिक सेल जो सेकेंडरी ग्रोथ करा रहा होगा वो है हमारा कॉर्क कैम्बियम। अब ये जो कॉर्क कैम्बियम है, ये कॉर्क कैम्बियम हमारी कॉर्क सेल, इसके नाम से कुछ ऐसा सजेशन मिल रहा है कि कॉर्क कैम्बियम यानी कॉर्टेक्स में ये कहीं डिवाइड कर रहा होगा, कॉर्टेक्स में डिवाइड कर रहा होगा, इसीलिए कॉर्क कैम्बियम। या वैस्कुलर कैम्बियम हमारी वैस्कुलर बंडल्स में डिवाइड कर रही होगी, ठीक है, कॉर्क कैम्बियम हमारी कॉर्टेक्स साइड में डिवाइड करोगे, तो ये दूसरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो कि हमारा डिवाइड सेकेंडरी ग्रोथ करा रहा होगा। कॉर्क कैम्बियम को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, फेलोजेन। ये ऑल्सो नोन एज फेलोजेन, ऐसे लिख लो, क्योंकि फेलोजेन कोई अलग चीज़ नहीं है, कॉर्क कैम्बियम को ही हम फेलोजेन के नाम से बात कर रहे हैं। कॉर्क कैम्बियम की मैकेनिज्म कैसे डिवाइड करता है इसको हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। इतना समझो कि कॉर्टेक्स में कहीं प्रेजेंट होता है, और ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, और ये सेकेंडरी ऑरिजिन का होता है, यानी पहले से ये भी नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है। एक तो प्राइमरी और सेकेंडरी ऑरिजिन ऐसे समझो, मैंने पहले बताया था कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिफ्रेंशिएट कर जाती है, ठीक है, और परमानेंट सेल बना लेती है, ठीक। अब ये जो परमानेंट सेल हैं इनको वापस रियलाइज होता है, वापस मेरिस्टेमेटिक बनना चाहते हैं, तो जब ये वापस मेरिस्टेमेटिक बनते हैं तो हम इसको कहते हैं डी डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, कि कुछ सेल्स डी डिफ्रेंशिएट करके वापस मेरिस्टेमेटिक बन गए, यानी वो पहले डिफ्रेंशिएट करके परमानेंट बने होंगे एंड देन फिर वो डी डिफ्रेंशिएट करके मेरिस्टेमेटिक बन गए। फिर जब वो मेरिस्टेमेटिक बनते हैं तो वापस से जब वो परमानेंट बनते हैं तो इस प्रोसेस को हम री डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। इतना क्लियर है, आई होप सो। तो जब परमानेंट सेल मेरिस्टेमेटिक बन रहा है तो उस प्रोसेस को हम डी डिफ्रेंशिएशन कह रहे हैं। तो होता क्या है कि प्राइमरी ऑरिजिन कहने का मतलब है वो पहले से मेरिस्टेमेटिक थे, वहाँ पे प्रेजेंट थे, वो बाद में नहीं आए। सेकेंडरी ऑरिजिन कहने का ये मतलब है कि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम पहले नहीं था, यानी वहाँ के जो सेल्स थे जहाँ पे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बना, मान लो यहाँ पे एक वैस्कुलर बंडल, यहाँ दूसरा वैस्कुलर बंडल, इनके बीच में मेडुलरी रेस था, ठीक है, इनके बीच में हमारे यहाँ पे मेडुलरी रेस था, ठीक है। अब ये जो मेडुलरी रेस में कोई ऐसा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम तो हमने एनाटॉमी में नहीं पढ़ा, यानी पहले नहीं था। अब मेडुलरी रेस में अचानक से यहाँ पे कैम्बियम आ गया, यानी यहाँ के कुछ सेल्स अपने आप को डी डिफ्रेंशिएट करके वापस मेरिस्टेमेटिक बने होंगे, क्योंकि यहाँ के सेल्स तो पहले परमानेंट थे,
डिवाइड तो पहले नहीं कर रहे थे पहले से, बाद में इनको नीड महसूस हुई, इन्होंने बाद में डिवाइड करना शुरू किया, यानी ये परमानेंट से वापस मेरिस्टेमेटिक में गए तो ये डी डिफ्रेंशिएट किए। पहले मेरिस्टेमेटिक थे सारे सेल्स डिवाइड होके आ रहे थे, फिर अपने आप को डिफ्रेंशिएट करके इन्होंने परमानेंट बनाया एंड देन फिर डी डिफ्रेंशिएट करके मेरिस्टेमेटिक बन गए। तो सेकेंडरी ऑरिजिन का ये मतलब होता है। तो कॉर कैम्बियम भी एक परमानेंट सेल था, मतलब कॉर्टेक्स के कुछ सेल परमानेंट थे एंड वो अपने आप को कॉर कैम्बियम बनाए, यानी डिवाइड करने के लिए, सेकेंडरी ग्रोथ करने के लिए अपने आप को कॉर कैम्बियम बनाए, अपने आप को मेरिस्टेमेटिक बनाए। तो वो जो मेरिस्टेमेटिक बाद में बना तो सेकेंडरी ऑरिजिन के थे, यानी कि कॉर्टेक्स के कुछ सेल जो कि परमानेंट सेल्स थे वो डी डिफ्रेंशिएट होकर के हमारा कॉर कैम्बियम या फिर फेलोजेन बनाते हैं, जो कि फर्दर डिवाइड करता है कॉर्टेक्स के सेल्स को। अभी इतना याद रखेंगे। अब हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ स्टेम्स में कैसे होते हैं हम लोग ये समझेंगे। तो वैस्कुलर कैम्बियम स्टेम में कैसे प्रेजेंट होता है, प्राइमरी पहले से कुछ वैस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट होते हैं। स्टेम्स के केस में अभी पर्टिकुलरली हम वैस्कुलर कैम्बियम की बात करेंगे। तो वैस्कुलर कैम्बियम क्या है, ये एक लैटरल मेरिस्टेमेटिक लेयर है। लैटरल मेरिस्टेमेटिक लेयर का क्या मतलब है कि वैस्कुलर कैम्बियम एक लैटरल मेरिस्टेम है, ठीक है, या तो सेकेंडरी मेरिस्टेम बोलो, लैटरल बोलो या सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम बोलो। तो ये एक ऐसा लैटरल मेरिस्टेम का लेयर है जो कि प्राइमरी ऑरिजिन का है, यानी पहले से प्रेजेंट है, ठीक है, ये प्राइमरी ऑरिजिन का है। अगर पर्टिकुलरली बात करें तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जो है ये है हमारा प्राइमरी ऑरिजिन का, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम सेकेंडरी बाद में आता है, ठीक है। अब इसका काम क्या है, वैस्कुलर कैम्बियम क्या करेगा, ऑब्वियसली गर्थ में इंक्रीज करा रहा है तो डिवाइड करेगा ना, मेरिस्टेमेटिक है तो इसका काम यही है कि डिवाइड करेगा, नए सेल्स को प्रोड्यूस करेगा। तो अगर इसका एक्टिविटी ऐसे हम लोग आगे नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। अब ये वैस्कुलर कैम्बियम, ये जो काम है इसका नए सेल्स को बनाना, मान लो ये वैस्कुलर कैम्बियम है, ये ऊपर की तरफ भी डिवाइड करेगा, नीचे की तरफ भी डिवाइड करेगा एक बंडल में, ठीक है। तो ऊपर की तरफ वो नई टिश्यू बनाएगा, उसको हम मान लो फ्लोएम की नई टिश्यू बना रहे हैं, तो पहले फ्लोएम जो पहले से प्रेजेंट था उसको प्राइमरी फ्लोएम कह रहे थे, नई फ्लोएम बनाए तो उसको हम सेकेंडरी फ्लोएम कह दिए। नीचे की तरफ भी वो नई जाइलम बनाएगा, तो पहले से प्राइमरी जाइलम प्रेजेंट था, नीचे नई जाइलम बनाएगा तो उसको हम सेकेंडरी जाइलम कह देंगे। तो ये नए सेल्स बनाएगा। तो बेसिकली इसका काम क्या है, ये एक ऐसा मेरिस्टेमेटिक लेयर है जो कि नए जाइलम और नए फ्लोएम के टिश्यू को प्रोड्यूस करता है। अब ये याद रखेंगे कि जाइलम अभी और आगे, अभी से आगे वाले आने वाले बहुत सारी स्लाइड्स में हम लोग ये समझेंगे कि जो जाइलम कंपोनेंट है ना वो हमारा वुड फॉर्म करता है। जो जाइलम, नए जाइलम हमारे बन रहे हैं, सेकेंडरी जाइलम हमारे बन रहे हैं, वो वुड फॉर्म करता है। जाइलम हमारा वुड है, फ्लोएम हमारा आगे चल के बार्क बनाता है। यानी अगर एक पेड़ है तो ये जो ब्राउन वाला पोर्शन हम पेड़ में ऐसे देखते हैं ना, जो ब्राउन वाला पोर्शन है वो बार्क होता है, यानी वो फ्लोएम के कंपोनेंट्स होते हैं। और जो पेड़ को अगर मान लो बीच से हमने काट दिया तो हमें ऐसा कुछ सर्कुलर सा जो मिलता है, जो वुड वाला पार्ट है, यानी अगर आप बार्क हटा दो तो जो लकड़ी दिखती है ना थोड़ी सी क्रीम कलर की, वो वुड जो है वो जाइलम की कंपोनेंट होती है, ठीक है। बार्क एंड वुड याद रखेंगे, जाइलम हमारा वुड बनाता है एंड फ्लोएम हमारा बार्क बनाता है। आगे हम लोग समझेंगे कैसे हम इसको ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। अब वैस्कुलर कैम्बियम यहाँ पे बोला है कि यंग स्टेम के केस में भी ये प्रेजेंट होता है, पैचेस के फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में। मान लो ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, तो कुछ कुछ पैचेस के फॉर्म में ये कैम्बियम हमारा प्रेजेंट रहता है, लेकिन ये ओरिजिनेटेड रहता है प्राइमरी लेवल से ही, बाद में नहीं आता है। और ये जो पहले से प्रेजेंट रहता है पैचेस के फॉर्म में जाइलम एंड फ्लोएम में, इसी को हम इंट्राफेसिकुलर कहते हैं, हम जानते हैं। और ये सिर्फ डाइकॉट स्टेम के केस में प्रेजेंट होता है, मोनोकॉट स्टेम में हमें ऐसा नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि मोनोकॉट में हमारी सेकेंडरी ग्रोथ ही नहीं हो रही होती, ठीक है। अब ये जो कैम्बियल रिंग है, हम कहते हैं ना रिंग बना लेता है। जब कल वाली जो लेक्चर थी उसमें हमने बात की थी कि डाइकॉट के केस में हमें रिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, कैम्बियल रिंग बन जाता है। तो ये रिंग कैसे बनता है, अब हम बात करेंगे कि ये रिंग कैसे बनता है। हमें इतना तो पता है कि वैस्कुलर कैम्बियम जो है वो कॉन्जॉइंट के केस में ऐसे डाइकॉट में प्रेजेंट रहता है बीच में, है ना। तो ये रिंग कैसे बन रहा है, और डाइकॉट रूट के केस में तो ये कैम्बियम बीच में होता भी नहीं है, तो यहाँ रिंग कैसे बन रहा है। तो अभी हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले अगर स्टेम की बात करें तो ये जो ब्लू कलर से मैंने दिखाई है प्राइमरी फ्लोएम है जो पहले से प्रेजेंट है। प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी सेकेंडरी वर्ड समझ लो, प्राइमरी का मतलब यही है जो पहले से प्रेजेंट है, शुरू से प्रेजेंट है। सेकेंडरी जो बाद में आया, ठीक है। तो प्राइमरी जाइलम हमने रेड कलर से दिखाया, जो रेड कलर की बंडल है वो प्राइमरी है। ब्लू से दिखाया वो प्राइमरी फ्लोएम है,
रेड वाला प्राइमरी जाइलम है, ये पिंक वाला पिथ है हमारा, ये येलो वाला जो है वो मेडुलरी रेज है, एंड ये जो ग्रीन से हमने बीच में बनाई ये इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम है। इंट्रा यानी विद इन बंडल्स फेसिकुलर कैम्बियम है, और ये प्राइमरी ओरिजिन का है। तो इतना तो हमें पता है कि ये पहले से प्रेजेंट है वेस्कुलर बंडल के बीच में, ठीक है। इसके ऊपर वाले भी कुछ टिश्यू है जो मैंने नहीं बनाए, जैसे यहाँ पे पेरिसाइकल प्रेजेंट होगा, इसके ऊपर प्रेजेंट होगा एंडोडर्मिस, फिर वगैरह वगैरह, स्टेम्स में हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स के कुछ लेयर्स होंगे, फिर एपिडर्मिस होगा, तो वो मैंने नहीं बनाया। अभी बस ये समझो कि यहाँ पे कैम्बियम हमें पता है पहले से प्रेजेंट था। तो अब होता क्या है कि जब इनको डिवाइड करना होता है, जब सेकेंडरी ग्रोथ करना होता है, आप समझो कि कैम्बियम सिर्फ यहाँ प्रेजेंट है। मान लो अगर रिंग की फॉर्मेशन का क्या मतलब है, ये कैम्बियम यहाँ पे था और यहाँ पूरा रिंग बन रही है, यानी सिर्फ कैम्बियम यहाँ था, लेकिन यहाँ पे भी कुछ टिश्यू आ गई, दो वैस्कुलर बंडल्स के बीच में इंटरफेसिकुलर कैम्बियम आ गया और जिसके वजह से ये रिंग बना लिया। अगर समझो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम नहीं आता तो फिर क्या होता, समझो यहाँ पे कैम्बियम है, यहाँ कैम्बियम है, यहाँ कैम्बियम है, यहाँ कैम्बियम है, यानी सिर्फ यही लेयर्स मेरिस्टेमेटिक हैं। अगर ये डिवाइड करेगा तो ये ऊपर की तरफ डिवाइड करेगा और नीचे की तरफ डिवाइड करेगा। नीचे की तरफ वो सेकेंडरी जाइलम बना रहा होगा, नई जाइलम्स, एंड ऊपर की तरफ वो सेकेंडरी फ्लोएम बना रहा होगा। सिमिलरली ये भी कैम्बियम यहाँ ग्रो कर रहा होगा, इधर से ग्रो कर रहा होगा, ये भी इधर कर रहा होगा। तो अगर सोच के देखो तो यहाँ पे तो डिवीजन हो ही नहीं रहा है, सिर्फ इतना पोर्शन बनेगा, इधर से भी इतना बनेगा, इधर से भी इतना बनेगा, इधर से भी इतना। तो क्या पेड़ हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा? कुछ ऐसा देखने को मिलेगा अनइवन सा। पर एक्चुअल में रियलिटी में क्या पेड़ ऐसा होता है? पेड़ ऐसा नहीं होता। पेड़ तो हमें हमेशा इवन देखने को मिलता है, एक समान, गर्थ इसकी एक समान होती है, इवनली होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, ठीक है। तो यानी सिर्फ यहाँ पे भी किसी टिश्यू को, कोई मसीहा को होना, प्रेजेंट होना पड़ेगा जो कि इधर भी ग्रोथ कराए। अभी तो कोई नहीं है, तो प्लांट में नीड हुई कि सिर्फ यहाँ पे ग्रोथ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता। प्लांट में नीड हुई कि यहाँ बीच में भी ग्रोथ होना पड़ेगा ताकि इवनली गर्थ इंक्रीज कर सके। तो यहाँ के जो सेल्स हैं वो अभी परमानेंट है। वो क्या करते हैं अपने आप को, वो अपने आप को डी डिफ्रेंशिएट करते हैं और वापस वो मेरिस्टेमेटिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ के कुछ सेल्स अपने आप को मेरिस्टेमेटिक सेल्स बना लेंगे, जो कि अभी परमानेंट है। ये कुछ सेल्स यहाँ पे अपने आप को मेरिस्टेमेटिक बना लेंगे। तो यहाँ के मेडुलरी रेज, क्योंकि स्टेम के केस में जो इनके बीच में टिश्यू प्रेजेंट होता है वो होते हैं मेडुलरी रेज। तो यहाँ मेडुलरी रेज के कुछ सेल जो होंगे वो अपने आप को डी डिफ्रेंशिएट करेंगे, अपने आप को डी डिफ्रेंशिएट करेंगे और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में अपने आप को कन्वर्ट कर लेंगे। उस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कह रहे हैं। इंटर का मतलब दो के बीच में, दो वैस्कुलर बंडल के बीच में। तो यहाँ पे जो टिश्यू प्रेजेंट होगा उसको हम कहेंगे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। और ये मेरिस्टेमेटिक बन गया है, पहले नहीं था, यानी बाद में आया, इसीलिए इसका ओरिजिन क्या हो जाएगा, सेकेंडरी इन ओरिजिन, यानी ये बाद में आया। तो अब सोचो यहाँ पे भी आ गया, अब यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया। तो क्या एक रिंग की फॉर्मेशन हुई? अगर देखो तो ये रिंग की फॉर्मेशन हुई, ये पूरा, एक तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ये दोनों मिल करके हमारा क्या बना रहे हैं, कैम्बियल रिंग बना रहे हैं स्टेम में, ठीक है। ये दोनों मिल करके स्टेम में रिंग बना रहे हैं। तो ये हमारा रिंग बन गया। अब हर जगह से इवनली ग्रोथ, इधर भी होगी, इधर भी होगी। अब इवनली ग्रोथ होगी तो हमारी प्लांट भी का भी जो गर्थ होगा वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इवन एकदम एक जैसा होगा चारों तरफ से, ठीक है। तो ये था कैम्बियल रिंग का फॉर्मेशन स्टेम के केस में। तो होता क्या है कि मेडुलरी रेज के जो सेल्स हैं वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स बन जाते हैं। किस प्रोसेस से बनते हैं? डी डिफ्रेंशिएट करके। डी डिफ्रेंशिएट करके वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स बन जाते हैं और वो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बना लेते हैं। और ये जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है वो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम से जुड़ जाता है और एक रिंग की फॉर्मेशन करता है, जिसको हम कहते हैं कैम्बियल रिंग। आई होप स्टेम के केस में कोई दिक्कत ना हो। रूट की अगर बात करें तो रूट में इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम नाम का कोई चीज़ नहीं होता, ठीक है, क्योंकि जाइलम फ्लोएम एक साथ नहीं प्रेजेंट है। अगर ये रेड वाला हमारा जाइलम है, ब्लू वाला हमारा फ्लोएम है, तो ये दोनों अलग अलग हमें रेडियस पे मिल रहे हैं, ये सब हमें अलग रेडियस पे मिल रहे हैं, इसलिए इसका जो अरेंजमेंट है वो रेडियल अरेंजमेंट है रूट के केस में। और स्टेम के केस में हमें ये कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। और याद रखेंगे ये जो रिंग है ये सिर्फ डाइकॉट प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं,
डाइकॉट की बात करें, मोनोकॉट के केस में ऐसा कुछ नहीं हो रहा क्योंकि मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो रहा, ठीक है। सिर्फ हम डाइकॉट स्टेम या फिर डाइकॉट रूट की बात कर रहे हैं। तो डाइकॉट रूट में होता क्या है कि यहाँ पर तो कोई वैस्कुलर क्या इंट्रावेस्कुलर कैम्बियम यहाँ पे प्रेजेंट होता नहीं है। जो जाइलम और फ्लोएम के बीच के यहाँ पे टिश्यू है उस टिश्यू का नाम है कंजक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो यहाँ पे इंट्रावेस्कुलर नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो होता क्या है कि हमने अगर डाइकॉट रूट में कल याद हो जब एनाटमी पढ़ रहे थे तो उसमें पेरीसाइकल जो सेल्स था, पेरीसाइकल के जो टिश्यू थे, वहाँ पे हमने एक लाइन देखा था कि इनिशिएशन ऑफ लैटरल रूट्स एंड वैस्कुलर कैम्बियम, यही पेरीसाइकल टिश्यू से होता है। अभी यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा कंजक्टिव टिश्यू है, बट बेसिकली होता क्या है ना, अगर देखो बेसिकली होता क्या है, ये डाइकॉट रूट का डायग्राम है, यहाँ पे रिंग की फॉर्मेशन कैसे हो रही है। होता क्या है कि ये जो हमारा रेडियल अरेंजमेंट है, यानी जो रेड से आपको दिख रहा है ये हमारा प्राइमरी जाइलम है, और ये वाला जो आपको दिख रहा है ये वाला पोर्शन, ये जो बीच बीच में ऐसा सर्कल सर्कल दिख रहा है हर जगह पे, ये हमारा है प्राइमरी फ्लोएम। तो ये रेडियली अरेंज्ड है, ठीक है, ये रेडियली अरेंज है। यहाँ पे जाइलम है एंड यहाँ पे एक प्राइमरी फ्लोएम है, फिर यहाँ पे हमारा जाइलम है, ये प्राइमरी फ्लोएम है, यहाँ जाइलम है, ये प्राइमरी फ्लोएम है, यहाँ जाइलम है, ये प्राइमरी फ्लोएम है। तो इस तरह से हमारा प्रेजेंट है। तो पेरीसाइकिल के कुछ टिश्यू हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। कल हमने थ्योरी में ये पढ़ा था कि पेरीसाइकिल के कुछ टिश्यूज होते हैं जो कि जहाँ से इनिशिएशन होता है वैस्कुलर कैम्बियम का, मतलब वैस्कुलर कैम्बियम वहाँ से ओरिजिनेट होना शुरू करते हैं पेरीसाइकिल के टिश्यू से। तो ये पेरीसाइकिल का हमारा टिश्यू था, ये फ्लोएम है, ये हमारा जाइलम है, समझो ऐसा, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये पेरीसाइकिल के टिश्यू। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, ये पेरीसाइकिल टिश्यू जो फ्लोएम के नीचे प्रेजेंट है और जाइलम से लेकिन ऊपर प्रेजेंट है, वहाँ से इनिशिएशन होता है। यानी अगर हम याद करें कि कैसे एनाटमी अरेंजमेंट कैसा है, सबसे ऊपर एपिडेमिस होता है, फिर हमारे कॉर्टेक्स के सेल होते हैं, फिर हमारे यहाँ पर कॉर्टेक्स के बाद क्या होती है, एंडोडर्मिस होता है, एंड देन फिर हमारा पेरीसाइकिल होता है, देन जाइलम फ्लोएम बंडल्स होते हैं। तो पेरीसाइकिल जो है वो हम देखते हैं कि ऊपर में सेल का लेयर है। तो सिर्फ क्या वो सिंगल लेयर होता है? नहीं, पेरीसाइकिल के बहुत सारे लेयर होते होंगे ना। ये पेरीसाइकिल है, पेरीसाइकिल है, अब यहाँ पे जाइलम फ्लोएम है, पेरीसाइकिल यहाँ पे भी हो सकता है कि प्रेजेंट हो, ठीक है। बहुत सारे बंडल है, जाइलम फ्लोएम ऐसे करके बहुत सारे बंडल है, ठीक है, जाइलम फ्लोएम। तो फ्लोएम के नीचे कुछ पेरीसाइकिल के टिश्यू मिलते हैं, कुछ सेल्स होते हैं पेरीसाइकिल के जो फ्लोएम के नीचे प्रेजेंट होते हैं बट जाइलम से ऊपर होते हैं। ऐसे समझो कि यहाँ पे एनसीईआरटी की एक लाइन है, ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है बट इसको एज इट इज़ हमें याद रखना है कि पोर्शन ऑफ पेरीसाइकिल टिश्यू बिलो फ्लोएम एंड अबव जाइलम। यानी अगर ये फ्लोएम है, यहाँ पे हमें पता है इनके बीच में कंजक्टिव टिश्यू होता है, बट ऐसे ध्यान रखो कि कुछ पेरीसाइकिल के टिश्यू, मान लो यहाँ पे अगर हमारे पेरीसाइकिल के सेल्स थे, लेट मी ड्रॉ दिस, मान लो यहाँ पर अगर हमारे पेरीसाइकिल के यहाँ पे कुछ सेल्स थे, ठीक है, तो कुछ सेल्स यहाँ पे भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ सेल्स यहाँ पे भी हो सकते हैं। पेरीसाइकिल के कंजक्टिव टिश्यू तो है ही, कुछ सेल्स यहाँ पे हो जाते हैं, फ्लोएम के नीचे हो जाते हैं, बट जाइलम से ऊपर थोड़े से सेल्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब पेरीसाइकिल तो है ही जाइलम फ्लोएम के ऊपर एक लेयर, लेकिन यहाँ पे भी कुछ सेल्स होते हैं जो कि फ्लोएम के नीचे होते हैं बट जाइलम के ऊपर होते हैं, और वहाँ से कुछ पोर्शन जो है पेरीसाइकिल के टिश्यू का वो डिवाइड करता है और वहाँ से हमारी कैम्बियम की फॉर्मेशन होती है। यानी वैस्कुलर कैम्बियम और लैटरल रूट्स की इनिशिएशन हमारी पेरीसाइकिल के टिश्यू से ही होती है। बस एनसीईआरटी की ये लाइन है कि जो पेरीसाइकिल की टिश्यू है वो कौन सी पेरीसाइकिल की टिश्यू, वो पोर्शन पेरीसाइकिल के टिश्यू का जो फ्लोएम के नीचे है और जाइलम के थोड़ा ऊपर है। इसको एज इट इज हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पोर्शन ऑफ पेरीसाइकिल टिश्यू क्या करते हैं, यहाँ कंजक्टिव टिश्यू का कोई रोल नहीं है। जैसे यहाँ मेडुलरी रेज करवा रही थी बट यहाँ कंजक्टिव टिश्यू का कोई रोल नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई रोल नहीं है कंजक्टिव टिश्यू का। यहाँ क्या होता है, पोर्शन ऑफ पेरीसाइकिल टिश्यू जो कि फ्लोएम के नीचे और जाइलम के ऊपर प्रेजेंट है, वो क्या करता है, मेरिस्टेमेटिक बन जाता है। उसके पोर्शन यानी कुछ सेल्स पेरीसाइकिल के वो मेरिस्टेमेटिक बन जाते हैं, परमानेंट थे वो डी डिफ्रेंशिएट करते हैं और वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स बन जाते हैं और वो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनाते हैं। यानी कि दो वैस्कुलर कैम्बियम, दो वैस्कुलर बंडल के बीच में वो आ जाते हैं, इसलिए हम उसको कहते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। और ये भी सेकेंडरी ऑरिजिन का होता है क्योंकि पहले से प्रेजेंट नहीं होता। शुरू में ये कंप्लीट एंड कॉन्टिन्यूस वेवी रिंग बनाता है, यानी यहाँ के टिश्यू डिवाइड करके शुरुआत में वेवी रिंग की फॉर्मेशन करते हैं, वेवी टाइप के रिंग बनाते हैं, जैसे ऐसे दिख रहा है आपको, वेवी रिंग बनाते हैं,
ठीक है, वेवी रिंग, यहाँ के इसके बीच में आया, वेवी टाइप के रिंग शुरुआत में बनते हैं। तो कंप्लीट बनता है, पूरा रिंग बनता है चारों तरफ, कॉन्टिन्यूअस भी होते हैं लेकिन वेवी रिंग बनाते हैं। बाद में जाके ये रिंग जो है वो सर्कुलर हो जाता है। जब हम इसको बाद में देखेंगे तो ये जो रिंग है वो हमें सर्कुलर देखने को मिलेगा। तो डाइकॉट रूट के केस में हमें कैम्बियम की फॉर्मेशन ऐसे देखने को मिलती है कि कुछ पोर्शन जो है पेरिसाइकिल के टिश्यू का वो हमारा डिवाइड करता है, डिफरेंशिएट करता है और मेरिस्टेमेटिक में कन्वर्ट होता है, उसको हम इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं, जो कि सेकेंडरी ऑरिजिन का होता है। शुरू में ये कॉन्टिन्यूअस वेवी रिंग बनाता है, बाद में जाके वो सर्कुलर बना लेता है। कंफ्यूजिंग ये पार्ट है कि कॉन्जक्टिव टिश्यू अगर हमें यहाँ बीच में दिख रहा है तो ये क्यों नहीं डिवाइड करता है। तो ऐसे बस याद रखो कि हमने पेरिसाइकिल में पढ़ा था कि यहीं से इनिशिएशन होती है, तो पेरिसाइकिल के ही टिश्यू इनिशिएट करते हैं, यहाँ कंजक्टिव टिश्यू का कोई रोल नहीं है। अब पेरिसाइकिल के टिश्यू में एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई बिलो फ्लोएम एंड अबव जाइलम, यानी जाइलम के कुछ ऊपर और फ्लोएम के कुछ नीचे, यहाँ पे कहीं पेरिसाइकिल टिश्यू हल्के हल्के प्रेजेंट होते होंगे जो कि मेरिस्टेमेटिक बन जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कैम्बियम रिंग की फॉर्मेशन इन केस ऑफ डाइकॉट स्टेम एंड इन केस ऑफ डाइकॉट रूट। तो अब हम लोग बात करेंगे एक्टिविटी ऑफ कैम्बियल रिंग की। एक्टिविटी ऑफ कैम्बियल रिंग की बात करेंगे कि अब ये डिवीजन हो कैसे रहा है, सेकेंडरी ग्रोथ पर्टिकुलरली हमारी हो कैसे रही है, इस एक्टिविटी की हम लोग बात कर रहे होंगे। ठीक है, अब ये जो है ये कॉमन है हमारा, रूट में भी ऐसे हो रहा होगा, स्टेम में भी ऐसे हो रहा है। बस डिफरेंस क्या है कि रूट के केस में इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम हमारा नहीं प्रेजेंट है, सिर्फ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है। एक प्राइम, यहाँ पे जाइलम है, यहाँ फ्लोएम है, यहाँ पे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम हमारा प्रेजेंट है और ये हमारा डिवाइड करा रहा है। ठीक है, ये हमारा डिवाइड करा रहा है, लेकिन स्टेम के केस में बीच में इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है। तो हम पूरा एक स्टेम का ही समझ लेते हैं एक्टिविटी। डाइकॉट भी बिल्कुल सिमिलर है क्योंकि एक्टिविटी बिल्कुल सेम है, बस स्ट्रक्चर यही है जो मैंने बताया कि यहाँ पे इंट्राफेसिकुलर भी होता है, डाइकॉट रूट के केस में इंट्राफेसिकुलर नहीं होता, इंटरफेसिकुलर होता है। बाकी डिवीजन ये कैसे करेगा वो बिल्कुल सिमिलर है एज कम्पेयर टू स्टेम। तो हम लोग एक ही पढ़ेंगे और उसी से हम समझ जाएंगे कि कैसे डिवीजन हो रहा होगा। तो ये मान लो कि एक ट्रांसवर्स सेक्शन है, ठीक है, ये एक वैस्कुलर बंडल है, ये दूसरा वैस्कुलर बंडल है और इनके बीच का ये बीच का पार्ट है, यानी ये एक वैस्कुलर बंडल, ये दूसरा और ये वाला बीच का पार्ट। मैंने इतना पोर्शन को स्टडी कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले क्या प्रेजेंट था, प्राइमरी फ्लोएम ऑलरेडी हमारा प्रेजेंट था, प्राइमरी जाइलम हमारा नीचे की तरफ प्रेजेंट था, एंडार्च अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है स्टेम के केस में। तो प्राइमरी जाइलम हमारा नीचे की तरफ है पिथ के साइड, ये ऊपर कॉर्टेक्स पेरिफेरी के साइड हमारा प्राइमरी फ्लोएम था, बीच में इंट्रावेसिकुलर कैम्बियम। सिमिलर अरेंजमेंट यहाँ पे भी, इन दोनों के बीच में इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बन जाता है सेकेंडरी ऑरिजिन का, और यहाँ पे मेडुलरी रेज प्रेजेंट थे बहुत सारे। तो मेडुलरी रेज के ही कुछ पोर्शन ने अपने आप को डिवाइड करके मेरिस्टेमेटिक बना लिया, डिफरेंशिएट करके मेरिस्टेमेटिक बना लिया, अब वो डिवाइड कर रहे हैं। तो ये मेरिस्टेमेटिक बन गए, जो मेडुलरी रेज मेरिस्टेमेटिक बन गए उसको हम इंटरफेसिकुलर कह रहे हैं। जो पहले से मेडुलरी रेज प्रेजेंट है उनको हम प्राइमरी मेडुलरी रेज अभी प्रेजेंट है, यानी अभी डिवाइड नहीं हुई, डिवीजन नहीं हुई है, तब का स्टेट है ये, यानी जो पहले से प्रेजेंट है, अभी कोई नए सेल्स नहीं है। पहले से हमारा प्राइमरी फ्लोएम बना, प्राइमरी जाइलम, उनके बीच में इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, प्राइमरी फ्लोएम प्राइमरी जाइलम, बीच में इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ग्रीन से जो है वो इंटरफेसिकुलर है और ये प्राइमरी मेडुलरी रेज, यानी जो मेडुलरी रेज पहले से प्रेजेंट है वो प्राइमरी है। अब जो ग्रोथ कराएंगे अगर हम इसका, तो सेकेंडरी ग्रोथ होगी। देखो कैसे होगी अब वो सेकेंडरी ग्रोथ, हमारा यहाँ पे था इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, जो मैं ब्लू से लिख रही हूँ ना वो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है। तो ये चीज़ समझ जाना कि ब्लू से जो है वो कंफ्यूज नहीं होना कि IFC में डायरेक्ट लिखूंगी, या पूरा इंट्रा और ऐसे करके मैं नहीं लिख रही, इंट्रा नहीं लिख रही। IFC ब्लू से जो लिखूंगी समझ जाना कि वो इंट्रा है, ग्रीन से जो लिखूंगी वो इंटर है। अब हमारा क्या प्रेजेंट था यहाँ पे, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम हमारा पहले से प्रेजेंट था। ठीक है, यहाँ पे हमारा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम था, फिर यहाँ पे हमारा इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम था। ठीक है, यहाँ हमारे पास पहले से जो प्रेजेंट था वो था हमारा प्राइमरी फ्लोएम। ठीक है, प्राइमरी फ्लोएम, या चलो ऐसे ही लिखा है तो ऐसे ही लिख देती हूँ, प्राइमरी फ्लोएम हमारा प्रेजेंट था। यहाँ हमारा प्रेजेंट था प्राइमरी जाइलम, यहाँ पे भी हमारा प्रेजेंट था प्राइमरी फ्लोएम, एंड यहाँ हमारा प्रेजेंट था प्राइमरी जाइलम। ये जो बीच में है यहाँ हमारे पास प्रेजेंट था प्राइमरी मेडुलरी रेज, एंड यहाँ पे भी प्रेजेंट था प्राइमरी मेडुलरी रेज।
अब हुआ क्या, ये डिवाइड किया, ये डिवाइड किया, ऊपर के डायरेक्शन में भी नीचे के डायरेक्शन में भी, यहाँ पे भी ये डिवाइड किया कैम्बियम, ऊपर नीचे दोनों तरफ, यहाँ पे भी डिवाइड किया। तो अब यहाँ से डिवाइड कर रहा है, यानी यहाँ कुछ नए सेल्स बने होंगे, यहाँ कुछ नए सेल्स बने होंगे, ठीक है। यानी यहाँ सेकेंडरी फ्लोएम बना होगा, यहाँ सेकेंडरी जाइलम बना होगा। सिमिलरली इंटर वाला भी डिवाइड करेगा, तो यहाँ सेकेंडरी मेडुलरी रेज बनाया होगा, यहाँ सेकेंडरी मेडुलरी रेज बनाया होगा, ये भी डिवाइड करके यहाँ सेकेंडरी फ्लोएम, यहाँ सेकेंडरी जाइलम बनाया होगा। तो बेसिकली हुआ क्या कि अब ये डिवाइड करने लगे, तो बन क्या गया हमारे स्ट्रक्चर, जब ये डिवीजन हो गया तो हमारे पास कैसा बना, हमारे पास कैसा बना, तो यहाँ बन गए हमारे पास सेकेंडरी फ्लोएम, यहाँ बन गए हमारे पास सेकेंडरी जाइलम, यहाँ बन गए हमारे पास सेकेंडरी मेडुलरी रेज, यहाँ बन गए हमारे पास सेकेंडरी मेडुलरी रेज। सिमिलरली यहाँ बन गए हमारे पास सेकेंडरी फ्लोएम एंड यहाँ बन गए हमारे पास सेकेंडरी जाइलम। तो देखो अब क्या ये गर्थ में इंक्रीज लग रहा है, ये इतना बढ़ गया, सिर्फ अभी एक डिवीजन हमने कराया तब ये इतना बढ़ा हुआ लग रहा है, सिर्फ एक डिवीजन अभी हुआ है पर्टिकुलरली, यहाँ से लेकर यहाँ तक अभी एक डिवीजन हुआ है। अभी यहाँ से इसके बाद फिर डिवाइड होगा, फिर नए सेकेंडरी फ्लोएम बनेंगे, फिर नए सेकेंडरी जाइलम। अगर एक पार्ट और मैं दिखाऊं तो यहाँ हमारे पास प्राइमरी फ्लोएम था, छोटे से छोटा लिखना पड़ेगा, प्राइमरी फ्लोएम था, बस अभी ऐसे दिखा रही हूँ, अभी यही हमारा रेफरेंस है, बस मैं समझा रही हूँ। यहाँ पे हमारे पास सेकेंडरी फ्लोएम था, फिर और सेकेंडरी फ्लोएम बन जाएंगे, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है हमारा, फिर सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम यहाँ पे प्रेजेंट है, यानी प्राइमरी जाइलम आगे की तरफ बढ़ते जा रहा है, प्राइमरी फ्लोएम ऊपर, यहाँ पे सेकेंडरी फ्लोएम की ग्रोथ हो रही है, सेकेंडरी जाइलम की ग्रोथ हो रही है। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी सेकेंडरी मेडुलरी रेज और भी आ जाएंगे, और भी आ जाएंगे, तो ये ऊपर की तरफ और शिफ्ट होगा, ये नीचे की तरफ, ये भी ऊपर की तरफ, ये भी नीचे की तरफ, ये भी ऊपर की तरफ, ये भी नीचे की तरफ, एंड अल्टीमेटली और गर्थ में इंक्रीज हो जाएगी। तो एक्टिवेटेड कैम्बियम की ग्रोथ कैसे चल रही है ये समझ में आया, आई होप सो ये समझ में आ गया होगा। कैम्बियम डिवाइड कैसे कर रहा है, ये जो हमारा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है ये यहाँ से डिवाइड करेगा। यहाँ पे ये कुछ नए सेल्स, प्राइमरी मेडुलरी रेज पहले से प्रेजेंट था, न्यू मेडुलरी रेज बनाया तो हम उसको बोल दिए सेकेंडरी मेडुलरी रेज। अब वो ये यहाँ पे डिवाइड करने वाला सेल्स है, यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, ये सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, तो ये सेल डिवाइड करके नए सेल्स बनाए सेकेंडरी मेडुलरी रेज, फिर यहीं पे ये सेल डिवाइड करके सेकेंडरी मेडुलरी रेज बना दिया। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम डिवाइड करके यहाँ ऊपर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनाए, यहाँ पे सेकेंडरी जाइलम बनाया। तो ऐसे हो रही है हमारी एक्टिविटी, कैम्बियम जो है ऐसे डिवाइड कर रहा है। हमने पढ़ा अभी बस ये 3 पोर्शन के बारे में, एक कैम्बियम, एक बंडल, दूसरा बंडल और बीच का पोर्शन। सोचो ऐसा पूरे में ग्रोथ हो रहा है, तो ये क्या, ये गर्थ इंक्रीज करेगा, पहले इतना बड़ा होगा, फिर डिवाइड करेगा, फिर इतना, फिर डिवाइड करेगा, तो अल्टीमेटली ये बहुत ज़्यादा गर्थ में इंक्रीज हो रहा है। तो यही इसकी एक्टिविटी है, यही इसकी एक्टिविटी है। इसमें कोई भी आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम होगी इसमें। तो ये थी वास्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी कैसे हो रहा है। सिमिलर चीज़ डाइकॉट रूट में भी देखने को मिलेगा, बस वहाँ पे ये नहीं प्रेजेंट है हमारा, ये वाला और ये वाला नहीं प्रेजेंट है। यही है जो हमारा इधर से भी ग्रोथ करा रहा है, इधर से भी ग्रोथ करा रहा है, अल्टीमेटली इधर से भी ग्रोथ करा रहा है, इवन ग्रोथ करा रहा है। सिर्फ एक ही मसीहा है वहाँ डाइकॉट रूट के केस में, इंट्रा नाम का कुछ नहीं है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम उनके बीच में वेस्कुलर कैम्बियम के एक ही रूप प्रेजेंट है, तो वही डिवाइड करा रहा होगा। बाकी एक्टिविटी ऐसी हो रही होगी, वो ऐसे ही डिवाइड कर रहे होंगे कि जो न्यू फ्लोएम है वो यहाँ बन रहा होगा, न्यू जाइलम है वो सेकेंडरी जाइलम वो इधर बन रहा होगा, ठीक है। प्राइमरी जाइलम आगे की तरफ शिफ्ट होगा, प्राइमरी फ्लोएम ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, यहाँ पे जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, क्योंकि यही डिवाइड कर रहे हैं तो यही बनाएंगे ना, यहीं पे सेल्स बनेंगे नहीं, ठीक है। तो ये एक्टिविटी समझ में आए कि इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम डिवाइड कर रहा है, यहाँ सेकेंडरी फ्लोएम बनाए, सेकेंडरी जाइलम बनाए, ये धीरे धीरे और सेकेंडरी फ्लोएम बनाए, सेकेंडरी जाइलम। एक बात और कि ये जो हमारा कैम्बियम है ना, यहाँ पे लिख लेंगे, नोट कर लेंगे कि ये जो हमारा कैम्बियम है ना, ये जो वैस्कुलर कैम्बियम है हमारा, वैस्कुलर कैम्बियम अगर पर्टिकुलरली बात करें, ये मोर एक्टिव होता है टुवर्ड्स इनसाइड, इनसाइड यानी पित्त की तरफ, मोर एक्टिव टुवर्ड्स इनसाइड देन पेरिफेरी, क्या मतलब है इसका कि ये जो वैस्कुलर कैम्बियम की एक कैरेक्टरिस्टिक है, नेचर है इसका, कि ये इनसाइड की तरफ यानी पित्त की तरफ ये ज्यादा एक्टिव होता है एज कंपेयर टू
पेरीफेरी की तरफ। इनसाइड का क्या मतलब है? इनसाइड का मतलब है हमारा टूवर्ड्स पिथ। इसको थोड़ा इधर ही लिख देती हूँ, यानी पित्त की तरफ ये ज़्यादा एक्टिव होता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं अगर ये पित्त की तरफ ज़्यादा एक्टिव है, यानी इधर साइड वो ज़्यादा एक्टिव है, यानी इधर साइड ज़्यादा सेल्स प्रोड्यूस होंगे। सेकेंडरी जाइलम इधर साइड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। सेकेंडरी जाइलम क्यों कह रही हूँ? क्योंकि न्यू सेल्स तो यही बन रहे हैं ना। तो यहाँ पर जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम अंदर में जितने नए सेल्स बना रहा होगा वो बहुत बहुत ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू जो वो बाहर पेरीफेरी यानी कॉर्टेक्स की तरफ जो सेल्स बन रहे होंगे, फ्लोएम के जो सेल्स बन रहे होंगे, उसके कंपेरिजन में सेकेंडरी जाइलम ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। अब इससे क्या ये कनेक्ट हो पा रहा है कि जो हम इसीलिए पेड़ में जो हम वुड वाला पार्ट देखते हैं वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू बार्क वाला पार्ट। जो ब्राउन वाला पार्ट है वो पतला सा होता है एंड वुड ज़्यादा होता है। तो हो क्या रहा है कि अंदर की तरफ वैस्कुलर कैम्बियम जो होता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। तो अगर ये अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो अंदर की तरफ सबसे ज़्यादा डिवाइड करेगा। ज़्यादा एक्टिव वो अंदर की तरफ है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम या वैस्कुलर कैम्बियम अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा एक्टिव है। वैस्कुलर कैम्बियम में दोनों आ गया, इंट्रा एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो अगर ये मान लो ये पूरा कैम्बियम बहुत ज़्यादा एक्टिव है अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ ज़्यादा एक्टिव है तो अंदर की तरफ ज़्यादा डिवाइड करेंगे, अंदर में जितने सेल्स आएंगे वो ज़्यादा आएंगे एज़ कम्पेयर टू जो बाहर पेरीफेरी में जितने सेल्स हैं। तो होता क्या है, मान लो ये क्रॉस सेक्शन है अगर एक पेड़ का, और ये वाला हमारा कैम्बियम है यहाँ पे बीच में कहीं। अब यहाँ पे जो अंदर की तरफ वो डिवाइड करके सेल्स प्रोड्यूस कर रहा है ना, ये बाहर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। तो होता क्या है कि ये इसको अब इतनी ज़्यादा क्लस्टर्स ऑफ सेल्स प्रोड्यूस हो रही है तो इनको स्पेस चाहिए होता है। तो ये जो ऊपर वाले सेल्स हैं ना, ये बाहर पेरीफेरी की तरफ शिफ्ट होने लगते हैं और पीछे जाने लगते हैं, पेरीफेरी की तरफ शिफ्ट होने लगते हैं ताकि इसको और स्पेस मिल जाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आगे वाली जो प्राइमरी जाइलम है वो आगे शिफ्ट नहीं होगी, ये भी होती है। ये कभी कभी ये भी बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो जाती है पित्त की तरफ, या फिर ये बहुत कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा शिफ्ट नहीं होती, ज़्यादा डैमेज नहीं होती, कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है। पर ये वाला जो है, ये अपर पेरीफेरी वाला जो पार्ट है, जो फ्लोएम का पार्ट है, ये ऊपर बहुत ज़्यादा चला जाता है, ये ज़रूर डैमेज होता है। ये ऊपर की तरफ एकदम पेरीफेरी पे चला जाता है जब ये डिवाइड कर रहे होते हैं तो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वैस्कुलर कैम्बियम अंदर की तरफ ज़्यादा एक्टिव है तो यहाँ पे जो सेकेंडरी टिश्यूज़ प्रोड्यूस होंगे वो ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ अपर टिश्यूज़ जो हैं वो पेरीफेरी पे मूव करने लग जाएंगे। ठीक है, तो पेरीफेरी पे जब वो मूव करेंगे ना, तो जो बाहर वाले टिश्यूज़ है जैसे एपिडर्मिस हो गया, हमारा कॉर्टेक्स के कुछ लेयर्स हो गए, तो वो क्या होता है, इनके पेरीफेरी पे मूव करने से ना वो टिश्यूज़ डैमेज होने लगते हैं। वो क्लस्टर्स ऑफ टिश्यू जो बाहर वाले, जैसे एपिडर्मिस, ये हमारा वैस्कुलर बंडल्स है, ये पूरा यहाँ पे एपिडर्मिस हो गया, कॉर्टेक्स हो गया, पेरीसाइकल हो गया, ये सारे जो टिश्यू है अब ये ऊपर मूव कर रहा है तो ये भी ऊपर मूव करेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है कि अपर टिश्यूज़ जो बाकी रिमेनिंग टिश्यूज़ हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, खराब होने लगते हैं, डैमेज होने लगते हैं। ठीक है, तो जितने भी हमारे अदर टिश्यूज़ हैं जैसे एपिडर्मिस हो गया, कॉर्टेक्स हो गया, पेरीसाइकल हो गया, ये सब क्या होता है, ये सब हमारे डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, ये सब हमारे टूट जाते हैं, ब्रेक कर जाते हैं, इसके टिश्यूज़, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, इन सब के टिश्यूज़ जो होते हैं वो ब्रेक कर जाते हैं। तो जब कॉर्टेक्स में जब टिश्यूज़ ब्रेक होने लगते हैं, क्योंकि बहुत सारी लेयर्स ऑफ टिश्यूज़ थे, अब इनके मूव होने की वजह से ये टिश्यूज़ ब्रेक करते हैं। तो अब यहाँ पे जब टिश्यूज़ ब्रेक कर रहे हैं ना, तो कॉर्टेक्स को नए टिश्यूज़ की ज़रूरत होती है, क्योंकि कॉर्टेक्स के टिश्यूज़ अब क्या हो रही है, इसके वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से कॉर्टेक्स की टिश्यू अब डैमेज हो रही है, तो कॉर्टेक्स को नई टिश्यूज़ बनाने हैं। तो उसके लिए कॉर्टेक्स में जो मसीहा आता है उसको हम कहते हैं कॉर्क कैम्बियम, उसको हम कहते हैं कॉर्क कैम्बियम, जो कि मेरिस्टेमेटिक बन जाते हैं कॉर्टेक्स के सेल नए सेल्स बनाने के लिए। और वो क्यों बना रहे हैं, क्योंकि इसको नीड हुई जब वैस्कुलर कैम्बियम एक्टिविटी कर रहा था, वो अंदर की तरफ ज़्यादा एक्टिविटी कर रहा था और अंदर की तरफ ज़्यादा सेल्स प्रोड्यूस हो रहे थे। अगर ज़्यादा सेल्स अंदर की तरफ प्रोड्यूस होंगे तो बाहर वाले जितने सेल्स थे वो बाहर और बाहर जाते जाएंगे और बाहर जाते जाएंगे, जिसके वजह से एक प्रेशर डेवलप होता है कॉर्टेक्स रीजन और एपिडर्मिस के रीजन पे, जो कि उनके सेल्स को, उनके टिश्यूज़ को ब्रेक कर देता है। ब्रेक होने की वजह से कॉर्टेक्स में ये नीड होती है कि वो नए टिश्यूज़ बनाए, इसीलिए कॉर्टेक्स में एक कैम्बियम, एक मेरिस्टेमेटिक सेल्स, कॉर्टेक्स के कुछ सेल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डेवलप हो जाते हैं और उन मेरिस्टेमेटिक सेल का नाम है कॉर्क कैम्बियम, जिसको हम फेलोजन के नाम से भी जानते हैं।
ठीक है, आई होप सो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर हम कॉर्क कैम्बियम की पर्टिकुलरली बात करें तो ये क्यों अराइज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि वैस्कुलर कैम्बियम हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट था। वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी, वैस्कुलर कैम्बियम की जो हमारी एक्टिविटी थी, या इसको हम लिख सकते हैं इंटेंस एक्टिविटी थी टुवर्ड्स इनसाइड, इंटेंस एक्टिविटी टुवर्ड्स इनसाइड क्या करती है, एक प्रेशर बिल्ड करती है टुवर्ड्स पेरीफेरी, प्रेशर बिल्ड करती है पेरीफेरी की तरफ, जिसकी वजह से कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस के सेल्स ब्रेक कर जाते हैं या फिर डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या नीड होती है, यहाँ पर नीड टू रिप्लेस, सेल्स नीड टू रिप्लेस। तो अब हमें सेल्स को रिप्लेस करने की जब ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे डैमेज हो रही है, तो अब हमें सेल्स को रिप्लेस करना है। तो क्या होता है कि कॉर्टेक्स के ही कुछ सेल्स थे हमारे पास, कॉर्टेक्स के जो सम सेल्स होते हैं, या फिर ऐसे लिखो सम सेल्स ऑफ कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स के कुछ सेल्स क्या होते हैं, डी डिफरेंशिएट कर जाते हैं, जो कि कॉर्टेक्स के सेल्स कैसे होंगे, परमानेंट सेल्स। जो परमानेंट होते हैं वो डी डिफरेंशिएट कर जाएंगे और क्या बना लेंगे, मेरिस्टेमेटिक बन जाएंगे, मेरिस्टेमेटिक बन जाएंगे कॉर्टेक्स के सेल्स। और जब वो मेरिस्टेमेटिक बन जाएंगे तो उस सेल्स को हमने क्या नाम दे दिया, उस सेल्स को हमने नाम दे दिया कॉर्क कैम्बियम, उस सेल्स को हमने नाम दे दिया कॉर्क कैम्बियम। हुआ क्या, वैस्कुलर कैम्बियम की इंटेंस एक्टिविटी जो अंदर की तरफ थी, उसके वजह से एक प्रेशर डेवलप हुआ, और वो प्रेशर के वजह से क्या हुआ, कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस सेल्स जो थे वो ब्रेक करने लग गए, जिसके कारण हमारी जो टिश्यू थी उसको रिप्लेस होने की ज़रूरत समझ में आई। और रिप्लेस होने के लिए जो कॉर्टेक्स के सेल्स थे उनमें से कुछ सेल्स परमानेंट से वापस मेरिस्टेमेटिक बनना चाहते हैं, तो इस प्रोसेस के लिए उनको डी डिफरेंशिएशन से गुजरना पड़ता, तो वो डी डिफरेंशिएट होकर के मेरिस्टेमेटिक बन गए और कॉर्क कैम्बियम, नए सेल्स, ऐसे सेल्स बनाए जो कि मेरिस्टेमेटिक थे, उन सेल्स का हमने नाम रख दिया कॉर्क कैम्बियम। अब ये डिवाइडिंग सेल्स है, अब ये डिवाइड करेगा, तो समझो मैं ऐसे लिख रही हूँ, हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट था एपिडर्मिस, ठीक है, ये हमारा एपिडर्मिस यहाँ पे था, और नीचे में हमारा क्या था, फिर हमारा कॉर्टेक्स था, फिर हमारा यहाँ पे पेरिसाइकल था, फिर हमारा यहाँ पे वैस्कुलर बंडल यानी कि प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, इंटर और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, अगर इधर है एक वैस्कुलर बंडल की बात कर रहे हैं तो ऐसे ही है। फिर यहाँ पे हमारा प्राइमरी मेड्यूलरी रेस, सेकेंडरी मेड्यूलरी रेस, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है, सेकेंडरी मेड्यूलरी रेस, प्राइमरी मेड्यूलरी रेस, यहाँ पे सेकेंडरी जाइलम एंड यहाँ पे प्राइमरी जाइलम, ठीक है। सिमिलरली यही वाली चीज़ यहाँ पे भी प्रेजेंट थी, तो अब ये इनकी एक्टिविटी इतनी ज़्यादा है कि जिसकी वजह से ऊपर की तरफ, यहाँ इधर ऊपर की तरफ प्रेशर बिल्ड हुआ। प्रेशर बिल्ड होने की वजह से जो हमारा कॉर्टेक्स है यहाँ पर उसके सेल्स क्या हुए, ब्रेक करने लग गए। तो जब ये ब्रेक करने लग गए तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ी। कॉर्टेक्स में हमारा एक मसीहा आया जो कि परमानेंट था पहले, बाद में वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स बन गया।
बाद में वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स बन गया, और मेरिस्टेमेटिक बनने के लिए उसको एक प्रोसेस से जाना पड़ा जिसको हम डी डिफरेंशिएशन कहते हैं, और फिर जब वो मेरिस्टेमेटिक बन गया तो हम उसको कॉर्क कैम्बियम कह रहे हैं, जो कि फर्दर आगे और पीछे अपने डिवाइड करेगा। यहीं पे कुछ सेल्स ने मेरिस्टेमेटिक बने तो अब ये ऊपर और नीचे डिवाइड करेंगे। इतनी बातें आई थिंक अब क्लियर है। तो अब मैं एक ओवरव्यू नॉर्मल एपिडर्मिस वगैरह सब कुछ हटा करके एक नॉर्मल सिर्फ कॉर्टेक्स और वेस्कुलर कैम्बियम देखेंगे। वो सारी टिश्यूज में प्रेजेंट है, बट सिर्फ अभी हम लोग कॉर्टेक्स और वेस्कुलर कैम्बियम देख रहे होंगे। तो हमारे पास सबसे पहले इनिशियली क्या प्रेजेंट था? हमारे पास इनिशियली था यहाँ पे कॉर्टेक्स, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे था वैस्कुलर कैम्बियम। पेरिसाइकल को हटा देते हैं, तो पेरिसाइकल के बाद हमारे पास यहाँ पे था प्राइमरी, या ऐसे लिख देते हैं प्राइमरी फ्लोएम, देन यहाँ पे हमारा था इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है, राइटिंग गंदी हो गई, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। एंड फिर उसके बाद हमारे पास था यहाँ पे था हमारे पास सेकेंडरी फ्लोएम, एंड देन फिर यहाँ पे हमारे पास था सेकेंडरी जाइलम एंड प्राइमरी जाइलम। तो पेरिसाइकल, एपिडर्मिस, ये सारी चीज़ें हैं, बट अभी हम लोग सिर्फ इतने पार्ट को देख रहे हैं, ठीक है। ये था हमारा डिवीजन होकर के, ठीक। सिमिलरली मेडुलरी रेस के साथ भी यही होगा कि यहाँ पे मेडुलरी रेस प्रेजेंट थी, कॉर्टेक्स तो थी, यहाँ पे सेकेंडरी मेडुलरी रेस आ गई, प्राइमरी मेडुलरी रेस थी, यहाँ सेकेंडरी मेडुलरी रेस आ गई, यहाँ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम था, यहाँ पे सेकेंडरी मेडुलरी रेस आ गई, एंड देन यहाँ पे प्राइमरी मेडुलरी रेस आ गई। मेडुलरी रेस के साथ भी सेम है, हम लोग सिर्फ एक पार्ट स्टडी करते हैं, एक चीज़ देखते हैं, बाकी सब में तो सिमिलर है ही। हुआ क्या, ये कॉर्टेक्स के कुछ सेल्स ने मेरिस्टेमेटिक बन गए यहाँ कॉर्टेक्स के सेल्स, तो अब वो क्या किए, कॉर्क कैम्बियम बन गया। कॉर्टेक्स के कुछ सेल्स मेरिस्टेमेटिक हो गए और यहाँ पे बना लिए, I have to take different color, कॉर्क कैम्बियम, ठीक है, कॉर्क कैम्बियम। इसको हम फेलोजेन से नाम से भी जानते हैं। तो कॉर्क कैम्बियम जो नए सेल्स बनाया पेरीफेरी के तरफ, उस नए सेल्स को हम कह रहे हैं, जो ये नए सेल्स बनाए पेरीफेरी के तरफ, उस नए सेल्स को हम कह रहे हैं कॉर्क, जिसको हम फेलेम के नाम से भी जानते हैं। और जो ये नीचे की तरफ इसने डिवाइड किया, जो पिथ की तरफ, इनसाइड की तरफ जो इसने नए सेल्स बनाए, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स, और इसको हम फेलोडर्म के नाम से भी जानते हैं, फेलोडर्म, ठीक है। बाकी हमारे पास यहाँ पे तो प्रेजेंट था ही, बाकी सेकेंडरी फ्लोएम था, ठीक है, सेकेंडरी फ्लोएम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, सेकेंडरी जाइलम एंड प्राइमरी जाइलम। यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी फ्लोएम भी था, प्राइमरी फ्लोएम, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। कॉर्टेक्स था हमारा, कॉर्टेक्स के कुछ सेल्स ने क्या बना लिए, कॉर्टेक्स के कुछ सेल मेरिस्टेमेटिक में कन्वर्ट हो गए और कॉर्क कैम्बियम बना लिए कॉर्टेक्स के कुछ सेल। क्यों? क्योंकि रिप्लेस करना था उनको, जो सेल्स डैमेज हो चुके हैं। तो अब ये जो कॉर्क कैम्बियम है, ये ऊपर की तरफ डिवाइड करके नए सेल्स बनाएंगे, जिनको हम कह रहे हैं कॉर्क। ये पेरीफेरी की तरफ जब डिवाइड करेंगे तो नए सेल्स बनेंगे, उस नए सेल्स को हम कह रहे हैं कॉर्क। इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं फेलेम। और नीचे की तरफ जब वो पिथ की तरफ डिवाइड करेंगे तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन करेंगे, नए सेल्स जो बनाएंगे उनको सेकेंडरी कॉर्टेक्स कह रहे हैं, और उसको हम फेलोडर्म के नाम से भी जानते हैं। यानी ये जो हमारा फेलोजेन था, फेलोजेन यानी कॉर्क कैम्बियम, ये ऊपर की तरफ डिवाइड करके हमारे पास बना रहा है फेलेम यानी कॉर्क, और नीचे की तरफ डिवाइड करके ये हमारे पास बना रहा है फेलोडर्म यानी सेकेंडरी कॉर्टेक्स। यही बना रहा है। तो ये जो बना रहा है हमारा कॉर्क कैम्बियम, ये जो फेलोजेन हमारा फेलेम बना रहा है पेरीफेरी की तरफ, ये जो फेलेम है ना यहाँ पे, ये बनेगा हमारा पेरीफेरी की तरफ, और ये जो फेलोडर्म है ये हमारा पिथ की तरफ बनेगा,
पिथ की तरफ बनेगा। ठीक है, ये जो फेलम, फेलोजन एंड फेलोडर्म, ये जो 3 टर्म है इनको हम कॉमनली कहते हैं पेरिडर्म। पेरिडर्म किनको? इन तीनों को हम कॉमनली कह रहे हैं पेरिडर्म। ठीक है, मैंने क्या बोला कॉर्ड कैम्बियम के बारे में कि कॉर्ड कैम्बियम एक ऐसा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो कि कॉर्क सेल्स, जो कॉर्टेक्स के सेल्स थे, वहाँ पर कॉर्टेक्स के सेल्स थे, उनमें से कुछ सेल्स मेरिस्टेमेटिक बन जाते हैं परमानेंट से और वो कॉर्ड कैम्बियम की फॉर्मेशन कर लेते हैं। कॉर्ड कैम्बियम को हम फेलोजन नाम से भी जानते हैं। और ये क्यों बन रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे वैस्कुलर कैम्बियम की इंटेंस एक्टिविटी हो रही है अंदर की तरफ इंटेंस एक्टिविटी होने की वजह से पेरिफेरी पे प्रेशर बिल्ड होता है और ये वाला जो पोर्शन है हमारा, इंटेंस एक्टिविटी है इसका अंदर की तरफ, तो ऊपर वाला पोर्शन जो है वो क्या होता है, यहाँ पे शिफ्ट करता है पेरिफेरी की तरफ, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कॉर्टेक्स पर हमारा प्रेशर बिल्ड होता है। ठीक है, तो ये शिफ्ट करता है ऊपर की तरफ, कॉर्टेक्स पर प्रेशर बिल्ड होता है, तो कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस के सेल्स क्या होते हैं, इस प्रेशर की वजह से ब्रेक करने लगते हैं और सेल को रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ती है। तो कॉर्टेक्स की कुछ सेल जो परमानेंट है वो डिफरेंशिएट करके मेरिस्टेमेटिक बन जाती है और मेरिस्टेमेटिक सेल्स, जो सेल्स मेरिस्टेमेटिक बनती है उनको हम कॉर्ड कैम्बियम या फेलोजन के नाम से जानते हैं। तो पहले क्या हमारा केस था कि कॉर्टेक्स थी, यहाँ पे पेरिसाइकल वगैरह भी था, एपिडर्मिस वगैरह भी था, तो हमने उसको नहीं लिखा। ये वैस्कुलर कैम्बियम का पोर्शन और ये कॉर्टेक्स। तो यहाँ पे प्राइमरी फ्लोएम था, सेकेंडरी फ्लोएम बना रहा था, यहाँ पे जो कैम्बियम है वो सेकेंडरी फ्लोएम बना रहा है, नीचे सेकेंडरी जाइलम बना रहा है, प्राइमरी जाइलम तो ऑलरेडी था। तो इसकी इंटेंस एक्टिविटी की वजह से ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ, पेरीफेरी की तरफ, इस पर प्रेशर आया। तो होता क्या है कि कॉर्टेक्स के कुछ सेल क्या किए, मेरिस्टेमेटिक बन गए, कॉर्ड कैम्बियम बना लिए, जिनको फेलोजन भी कह रहे हैं। अब ये जो कॉर्ड कैम्बियम है अगर ऊपर की तरफ पेरीफेरी की तरफ जब डिवाइड करता है तो हम उसको कहते हैं कि कॉर्क बनाया। जो पेरीफेरी की तरफ नए सेल्स बनाएगा तो हमने कहा कॉर्क बनाया, फेलम। और अंदर की तरफ जब नए सेल्स बनाए तो हमने उसका नाम रखा सेकेंडरी कॉर्टेक्स, जिसको हम फेलोडर्म भी कह रहे हैं। ठीक है, अब ये जो फेलम, फेलोजन, फेलोडर्म था, यानी फेलोजन ने ऊपर की तरफ फेलम बनाए, पिथ की तरफ फेलोडर्म बनाए, तो ये जो तीनों टर्म था इसको हम एक साथ कॉन्स्टिट्यूट पेरिडर्म कर रहे हैं, पेरिडर्म कह रहे हैं इनको हम एक साथ, इन तीनों को हम क्या कह रहे हैं, फेलम, फेलोजन एंड फेलोडर्म को हम पेरिडर्म के नाम से जानते हैं। ये इतनी बात थी कॉर्ड कैम्बियम के बारे में। अब एक कंसेप्ट हमारा हार्टवुड सैपवुड के से पहले आता है कि लेंटिसेल्स क्या होते हैं। तो बेसिकली अभी तक हमने समझा कि वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से कॉर्ड कैम्बियम आता है, जो कि कॉर्टेक्स के सेल्स को रिप्लेस करता है, कॉर्टेक्स की सेल्स को डिवाइड करता है, रिप्लेस करता है। ठीक है, अब होता क्या है कि कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी, अब वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से तो कॉर्क कैम्बियम एक्टिविटी कर रहा है, बट अब कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी क्या थी अगर हम बात करें तो हो क्या रहा था कि हमारे पास था फेलोजन, उसने ऊपर डिवाइड करके फेलम बनाया। ठीक है, यानी कॉर्क फेलम बनाया और नीचे डिवाइड करके उसने फेलोडर्म बनाया, नीचे डिवाइड करके इसने फेलोडर्म बनाया। ठीक है, ये हो रहा था। ये जो फेलम था हमारा, ये हमारा कॉर्क सेल्स था, ये फेलोजन हमारा कॉर्क कैम्बियम था और ये फेलोडर्म हमारा सेकेंडरी कॉर्टेक्स था। तो अब होता क्या है, कभी कभी क्या होता है कि ये जो फेलोजन हमारा है ना, ये जो हमारा फेलोजन है, ये जो हमारा फेलोजन है, ये ऊपर की तरफ कॉर्क सेल्स बनाने के बजाय ये क्लोजली अरेंज्ड पेरेनकाइमेटिस सेल को बनाता है, पेरेनकाइमा के सेल्स को जनरेट करता है कॉर्क सेल्स के बजाय। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो हमने बोला कि ये जो था हमारा फेलम, इसके बजाय क्या आता है हमारे पास, इसके बजाय हमारे पास
क्लोजली अरेंज्ड पेरेन्काइमा सेल्स आने लगते हैं। कभी कभी जो फेलोजन है वो कॉर्क सेल को प्रोड्यूस करने के बजाय क्लोजली अरेंज्ड मतलब एक साथ, जिसमें इंटरसेलर स्पेस बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, प्रेजेंट नहीं है, इंटरसेलर स्पेस एब्सेंट है, फेलोजन क्या करता है, कॉर्क सेल के प्रोड्यूस करने के बजाय वो पेरेन्काइमा सेल्स को प्रोड्यूस करता है। अब ये पेरेन्काइमा सेल्स ये पेरीफेरी की तरफ ही होगा, सिर्फ पेरीफेरी की तरफ ही होगा, ऊपर की तरफ, पेरीफेरी की तरफ ये कॉर्क पेरेन्काइमा सेल्स को प्रोड्यूस करने लगता है। और नीचे की तरफ तो जो हमारा फेलोडर्म था वही रहता है। तो अब ये पेरेन्काइमा सेल्स ऊपर की तरफ बनाने लगा कॉर्क के बजाय। तो अब ये जो पेरेन्काइमा सेल्स बन रहे हैं ना, इसके बनने की वजह से प्रेशर डेवलप होता है। अब ये क्लोजली अरेंज्ड पेरेन्काइमा सेल्स बन गए, तो इसके बनने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर बिल्ड होता है, प्रेशर होता है, जिसके वजह से हमारा एपिडर्मिस रप्चर कर जाता है। एपिडर्मिस रप्चर, या फिर हम इसको कह सकते हैं ब्रेक कर जाता है। एपिडर्मिस के सेल्स रप्चर कर जाते हैं या फिर ब्रेक कर जाते हैं, रप्चर करते हैं या ब्रेक करने लगते हैं एपिडर्मिस के सेल्स। तो अब ये जो एपिडर्मिस के कुछ सेल्स रप्चर कर जाते हैं, ब्रेक कर जाते हैं, क्यों? क्योंकि जो हमारा फेलोजन था वो पहले कॉर्क सेल्स बना रहा था पेरीफेरी पर अब कभी कभी क्या होता है, कॉर्क सेल्स बनाने के बजाय वो पेरेन्काइमा सेल्स बना देता है, जिसमें कोई इंटरसेलर स्पेस नहीं होती, वो बहुत सारी पेरेन्काइमेटस सेल्स बनाने लगता है। तो उसकी वजह से प्रेशर डेवलप होता है और एपिडर्मिस की तरफ, एपिडर्मिस के जो सेल्स हैं वो रप्चर कर जाते हैं, ब्रेक कर जाते हैं। जो एपिडर्मिस के सेल्स जब रप्चर करते हैं ना, जब वो एपिडर्मिस के सेल्स टूट जाते हैं तो वो एक लेंस लाइक सेल्स को फॉर्म करते हैं, लेंस लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। एपिडर्मिस के सेल्स टूट करके लेंस लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और उस लेंस लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, उस लेंस लाइक स्ट्रक्चर को हम कह रहे हैं लेंटी सेल्स। उस लेंस लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं लेंटी सेल्स। हुआ क्या हमारा, हुआ ये कि पहले फेलोजन जो था ऊपर कॉर्क बना रहा था, नीचे सेकेंडरी कॉर्टेक्स। बाद में क्या होता है कि वो कॉर्क सेल्स बनाने के बजाय कुछ पेरेन्काइमेटस सेल्स को बनाने लग जाता है, और पेरेन्काइमेटस सेल्स के बनने की वजह से क्या होता है, एपिडर्मिस सेल्स में एक प्रेशर बिल्ड होता है जो कि उसके सेल्स को रप्चर कर देता है, तोड़ देता है, एक लेंस लाइक स्ट्रक्चर में तोड़ता है, जिसको हम कहते हैं लेंटी सेल्स। और ये लेंटी सेल्स बाद में गैसियस एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। तो ये एक लेंस लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको हम लेंटी सेल्स कह रहे हैं, और फिर यही लेंटी सेल्स हमारी गैसियस एक्सचेंज में मदद करता है। गैसियस एक्सचेंज कराते हैं किसके बीच में, बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड इंटरनल टिश्यूज। इंटरनल टिश्यूज़ और एटमॉस्फेयर के बीच में जो गैसियस एक्सचेंज है वो लेंटी सेल्स के थ्रू हो रहा होता है। ये मोस्ट ऑफ द वुडी प्लांट, वुडी ट्रीज़ में हमें ये स्ट्रक्चर, लेंटी सेल्स का जो स्ट्रक्चर है, हमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, अब जो हमारा छोटा सा कंसेप्ट बचता है, हार्टवुड एंड सैपवुड एंड स्प्रिंगवुड एंड ऑटमवुड। तो सबसे पहले स्प्रिंग एंड ऑटम समझ लेते हैं। होता क्या है कि स्प्रिंग वुड, नाम से समझ में आ रहा है, स्प्रिंग सीजन में जो वुड बन रहे हैं उसको स्प्रिंग वुड कहते हैं। एक बात और, वुड का मतलब जाइलम, जब हम वुड की बात कर रहे होते तो जाइलम। अच्छा, ये वाला कंसेप्ट भी बता ही देती हूँ मैं। जो हमारा जाइलम है वो वुड बनाता है, और जो हमारा फ्लोएम है वो बार्क बनाता है। कैसे बोल रही हूँ मैं ये, तो देखो, सबसे पहला वाला जो हमारा टिश्यू था वो था हमारा एपिडर्मिस, फिर था हमारे पास कॉर्टेक्स, फिर था हमारे पास पेरिसाइकल, फिर था हमारे पास वैस्कुलर बंडल्स, यानी अगर फ्लोएम की बात करें तो यहाँ पे था हमारे पास प्राइमरी फ्लोएम, यहाँ पे था हमारे पास सेकेंडरी फ्लोएम, फिर हमारे पास था यहाँ पे वैस्कुलर कैम्बियम,
ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे था सेकेंडरी जाइलम, एंड देन हमारे पास था प्राइमरी जाइलम, देन हमारे पास था पिथ, और इनके बीच में क्या था, मेडुलरी रेस था फ्लोएम एंड जाइलम के बीच में। ठीक है, ये जो वैस्कुलर कैम्बियम से के एवर्व, यानी वैस्कुलर कैम्बियम के जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है हमारा, वो सारा मिलकर के क्या कंपोज करता है, बार्क। जो वैस्कुलर कैम्बियम के ऊपर के जितने भी कंपोनेंट है, चाहे वो एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, प्राइमरी, सेकेंडरी, फ्लोएम, इंक्लूडिंग फ्लोएम, ये सारा मिलकर के हमारा बार्क बनाता है। और जो वैस्कुलर कैम्बियम से नीचे वाला पोर्शन है, ये वाला जो हमारा पोर्शन है, ये हमारा बनाता है वुड, ये हमारा बनाता है वुड। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जाइलम का जो कंपोनेंट है वो वुड फॉर्म करता है। ठीक है, एंड जो हमारा फ्लोएम का कंपोनेंट है वो हमारा बार्क फॉर्म करता है। ठीक है, बार्क फॉर्मेशन में और भी टिश्यूज इन्वॉल्व है, बट जो हमारे फ्लोएम है वो भी बार्क बना रहा होता है। अब ये जो बार्क है वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, जो पहले प्रोड्यूस हुए, जो सबसे पहले आए, उनको हम अर्ली या फिर सॉफ्ट बार्क कहते हैं। बाद में जो बार्क बने उनको हम लेट या फिर हार्ड बार्क कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा वुड और बार्क का कंसेप्ट। अब हम लोग आते हैं स्प्रिंग एंड ऑटम वुड पर। ठीक है, एंड देन फिर हम लोग कवर कर रहे होंगे हार्टवुड एंड सैपवुड। जब स्प्रिंग आता है तो कैम्बियम हमारी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। कैम्बियम स्प्रिंग के सीज़न में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। तो जब वो ज़्यादा एक्टिव होती है तो वो ज़्यादा डिवाइड करती है। अगर वो ज़्यादा डिवाइड करेगी तो जाइलम की हम बात करें, क्योंकि सिर्फ हम वुड की बात कर रहे हैं तो जाइलम की बात करेंगे। तो जब वो ज़्यादा डिवाइड करेगी तो जाइलम भी ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। और इस सीज़न में जो जाइलम प्रोड्यूस होते हैं उनकी जो वेसल्स होती है, जाइलम वेसल्स जो बनती है, हमारी जाइलम की एक कॉम्पोनेंट होती है वेसल। जब जाइलम वेसल बनती है तो वो हमारी वाइडर बनती है, वो बहुत वाइड बनती है, बड़ी बड़ी बनती है, बहुत ज़्यादा उसका जो विड्थ है बहुत ज़्यादा होता है। तो जब वो विड्थ उसकी ज़्यादा होगी, बहुत बड़ी बड़ी वेसल्स बन रही है। ठीक है, जाइलम वेसल्स जो है स्प्रिंग सीजन में बहुत बड़ी बड़ी बन रही है, तो इसकी डेंसिटी कम होती है, लाइट दिखती है क्योंकि ये बड़ी बड़ी है। ठीक है, बड़ी बड़ी है, इसकी डेंसिटी कम होती है और कलर जो है वो लाइट कलर होता है, और इस वुड को हम स्प्रिंग और अर्ली वुड कहते हैं। विंटर सीजन में कैम्बियम की एक्टिविटी कम हो जाती है, तो अब यहाँ पे कम जाइलम प्रोड्यूस हो रहा है, और जो इसकी वेसल्स बन रही है वो भी पतली पतली बन रही है, एक्टिव नहीं है ना, कैम्बियम एक्टिव नहीं है, जाइलम कम प्रोड्यूस हुआ, वेसल भी इसकी पतली पतली बन रही है। अब वेसल पतली पतली बन रही है, समझो, मान लो पतली पतली बन रही है, बहुत सारी वेसल्स है, तो अब इसकी डेंसिटी ज़्यादा शो करेगी और इसकी कलर भी ज़्यादा डार्क दिखेंगे एज़ कम्पेयर टू जब वेसल्स बड़ी बड़ी बन रही थी तो इसकी डेंसिटी कम थी, कम भीड़ लग रहा था, है ना, कम ऐसे कॉम्पैक्ट नहीं लग रहा था। बड़ी बड़ी जब वेसल बन रही थी तो वो लाइट कलर दिख रहा था और लो डेंसिटी उसकी लग रही थी। लेकिन विंटर सीजन में क्योंकि कैम्बियम की एक्टिविटी कम हो गई तो जाइलम कम प्रोड्यूस हुआ, वेसल हमें नैरो मिलने लगा। तो नैरो जब वेसल बहुत पतले पतले एकदम गली गली जैसे वेसल, तो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो गया, बहुत ज़्यादा डेंसिटी लगने लगा, हाई डेंसिटी हो गया, और वुड जो थी हमारी डार्क कलर की दिखने लगी। तो ऐसे वुड को हम ऑटम वुड या फिर लेट वुड कहते हैं। ठीक है, और यही स्प्रिंग वुड और अर्ली वुड और ऑटम और लेट वुड ये मिल करके एक रिंग बनाते। जब ये साथ में आते हैं ऑटम और लेट वुड और स्प्रिंग और अर्ली वुड, तो हमें इसे एनुअल रिंग पता चलता है, अपीयर एज अल्टरनेट कोसेंट्रिक रिंग। जैसे समझो स्प्रिंग सीजन आए ज़्यादा वेसल्स प्रोड्यूस हुए, फिर ऑटम सीजन आया फिर कम 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 ऐसे प्रोड्यूस हुए, फिर स्प्रिंग आया फिर बड़े बड़े प्रोड्यूस हुए, फिर ये ऑटम सीजन आया फिर ऐसे प्रोड्यूस हुए। तो इसमें एक ऐसा रिंग बन गया, पूरे सर्कल में एक इमेजिन करो, तो एक ऐसा रिंग, एक तो लोअर डेंसिटी वाला लाइटर कलर, फिर एक डार्क कलर, फिर लोअर डेंसिटी फिर डार्क कलर। साल में 2 सीज़न आते हैं, तो हमें इससे एक रिंग से हमें पता चल गया कि 1 साल हुआ है, तो हम इसका एनुअल एज यानी एस्टिमेट कर सकते हैं कि ट्री की एज क्या है, कितने साल की ट्री है, ये रिंग देख करके। ठीक है, तो इस रिंग से हमें पता चलता है। अगर इमेज दिखाऊं तो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये अगर देखो, इधर देखो,
ऐसा होता है पूरे में कि ये जो आपको लाइटर कलर दिख रहा है ये स्प्रिंग वुड है, यहाँ पे ज़्यादा वाइडर वेसल्स प्रोड्यूस हुए। फिर ये डार्कर वाला कलर दिख रहा है ऑटम वुड में, क्योंकि कैम्बियम की एक्टिविटी लेस थी तो एकदम नैरो वेसल्स प्रोड्यूस हुई हैं और बहुत कम जाइलम एलिमेंट्स प्रोड्यूस हुए हैं। तो ये वही है कि ये जो ब्राउन डार्क ब्राउन से दिख रहा है ये आपको ऑटम वुड है और ये लाइट वाला जो है ये स्प्रिंग वुड है। तो हम रिंग देख करके बता सकते हैं कि इसको अगर हम देख रहे हैं ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये जो खाली स्पेस है ये यहाँ पे स्प्रिंग वुड होगा और ये जो आउटर लाइन है ये ऑटम वुड होगा। तो ये ऑटम वुड है और ये स्प्रिंग वुड है, ये 1 साल को डिनोट कर रहा है। ये वाला दूसरा साल हो गया, ये तीसरा साल हो गया पेड़ का, ये चौथा साल हो गया। सिमिलरली ये वाला स्प्रिंग था और ये डार्क कलर वाला ऑटम है, तो ये 5वां साल हो गया। क्योंकि 1 साल में 2 सीज़न होते तो हम पेड़ की एज को एस्टिमेट कर सकते हैं सिर्फ उसके ऑटम वुड, उसके रिंग्स को देख करके, एनुअल रिंग्स को देख करके पता करके कि ऑटम वुड कौन सा है, स्प्रिंग वुड कौन सा है। एनुअल रिंग्स अगर हम काउंट करें तो हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि एक वुड की एज क्या है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास है हार्ट वुड एंड सैप वुड। ठीक है, तो हार्ट वुड बेसिकली क्या है, जब हमारी ट्री ओल्ड हो जाती है तो ज़्यादातर जो सेकेंडरी जाइलम हमारी कैम्बियम प्रोड्यूस करती है उनमें डिपोजिशन हो जाती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे टैनिन, रेजिन, इन सब की डिपोजिशन हो जाती है जब ज़्यादातर सेकेंडरी जाइलम में। डिपोजिशन होने की वजह से जाइलम की कलर जो है वो डार्क ब्राउन दिखने लगती है और ये डिपोजिशन जो सेकेंडरी जाइलम में होती है वो ज़्यादातर सेंटर की तरफ होते हैं। ठीक है, तो हुआ क्या, पुरानी जब ट्रीज़ हो जाती हैं तो उनके जो सेकेंडरी जाइलम है उनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिपोजिशन होने लगती है। डिपोजिशन की वजह से उन जाइलम का, वुड का कलर ब्राउन कलर का हो जाता है, डार्क ब्राउन कलर। और ये कब कहाँ होता है, सेंटर की तरफ होता है, सेंटर की तरफ डिपोजिशन होने लगती है तो सेंटर की तरफ डार्क ब्राउन कलर होता है। और ये डिपोजिशन की वजह से क्या होता है कि वुड जो होती है जहाँ पे डिपोजिशन हुआ है वो हार्ड हो जाती है, ड्यूरेबल हो जाती है और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इंसेक्ट हैं उनसे रेजिस्टेंट हो जाती है। यहाँ पर डेड एलिमेंट्स जो होते हैं जाइलम के, क्योंकि वुड क्या है, वुड जाइलम फॉर्म कर रहा है, तो जाइलम की एलिमेंट्स यहाँ पे डेड हो जाती है और सेल वॉल्स इसके लिग्निफाइड हो जाते हैं। और हमने पढ़ा था कि लिग्निफाइड सेल वॉल्स कब होते हैं, जब वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जब अगर डेड है तो वो लिग्निफाइड सेल वॉल उसके होंगे ही होंगे। तो हुआ क्या, ट्रीज़ थी, पुरानी होने लगी ट्रीज, तो सेकेंडरी जाइलम, ज़्यादातर सेकेंडरी जाइलम में डिपोजिशन होने लगा ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे टैनिन, रेजिन की। डिपोजिशन की वजह से उस ट्री वुड का कलर क्या हुआ, डार्क ब्राउन हो गया सेंटर की तरफ। डार्क ब्राउन होने की वजह से वो ट्री हार्ड हो गई, ड्यूरेबल हो गई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंसेक्ट से रेजिस्टेंस डेवलप कर ली। और इसकी जो जाइलम की एलिमेंट्स थी, यानी वुड की जो एलिमेंट्स थी, वो डेड हो गई और लिग्निफाइड हो गई, यानी उसके सेल वॉल में लिग्निन की डिपोजिशन होने लगी। ठीक है, तो इस ऐसे वुड को जिसमें डिपोजिशन हो जाती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की और जिसकी कलर डार्क ब्राउन जाती है डिपोजिशन की वजह से, ऐसे वुड को हम हार्ट वुड कहते हैं। और ये जो हार्ट वुड है, क्योंकि ये डेड है तो ये नॉन कंडक्टिंग पार्ट होता है। जाइलम हमारा ट्रांसपोर्ट कराता है वाटर एंड मिनरल्स का, क्योंकि ये हार्ट वुड हो गया है, हार्ट वुड बन गया है, यानी यहाँ पे डिपोजिशन हो गई ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो ये नॉन कंडक्टिंग पार्ट हो जाता है, यानी ये कंडक्ट नहीं कराता है क्योंकि अब ये डेड हो चुका है। ठीक है, और ये सिर्फ मैकेनिकल स्ट्रेंथ हमारी प्रोवाइड कर रहा होता है। और सेंटर की तरफ जो सेकेंडरी जाइलम पाए जाते हैं वहाँ पे ज़्यादातर डिपोजिशन हो रहा होता है, तो इसलिए सेंटर की तरफ डार्क ब्राउन कलर आता है। अब डिपोजिशन हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड का तो एलिमेंट्स वहाँ पे डेड हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, ड्यूरेबल हो जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रेजिस्टेंस हो जाता है, उनको लिग्निफाइड वॉल्स हो जाते हैं, इसलिए वो नॉन कंडक्टिंग हो जाते हैं और सिर्फ मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ऐसे वुड को हम हार्ट वुड कहते हैं। और अनलाइक दिस सैप वुड क्या है हमारा, सैप वुड में ऐसे सेकेंडरी जाइलम आए जो कि लाइटर कलर के होते हैं, यहाँ पे कोई डिपोजिशन नहीं हुई है और ये पार्ट कंडक्ट कर रहा होता है वाटर को, रूट से लेकर के लीफ तक ये पार्ट वाटर कंडक्शन कर रहा होता है। ठीक है, ऐसे पार्ट को हम सैप वुड कहते हैं। मतलब वुड के 2 पार्ट, मेजरली जो है हमारा वुड सेकेंडरी जाइलम का बना है, तो मोस्ट ऑफ द सेकेंडरी जाइलम में डिपोजिशन हो गई, डिपोजिशन की वजह से वो डार्क ब्राउन कलर का दिखने लगा सेंटर की तरफ और उसकी वजह से हार्ड, ड्यूरेबल और रेजिस्टेंट हो गया वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, उसके एलिमेंट्स डेड हो गई, लिग्निफाइड वॉल्स हो गए और ये नॉन कंडक्टिंग हो गया। क्यों? क्योंकि एलिमेंट्स ही डेड है, सिर्फ मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ऐसे वुड को हम हार्ट वुड कह रहे हैं। सैप वुड क्या है, सैप वुड में कोई डिपोजिशन नहीं होगा, ये पेरिफेरल रीजन में हमें देखने को मिलेगा, लाइटर कलर का होता है और ये कंडक्ट कर रहा होता है वाटर को रूट से लीफ तक, इसको हम सैप वुड कह रहे हैं। ये कंसेप्ट है। अगर इसका डायग्राम हम लोग देखें
तो देखो इसमें भी हम लोग समझ सकते हैं, ये जो पूरा पोर्शन है ये हमारा हार्टवुड है और ये जो लाइटर पेरिफेरी का पोर्शन है ये सैपवुड है। यहाँ पे देखो ये जो हमें दिख रहा है यहाँ पे डिपोजिशन हो गई है, बहुत सारी चीज़ें आकर के जमा हो गई है, इसलिए डार्कर कलर के दिखने लगे, डार्क ब्राउन में। तो यहाँ पे टैनिन, रेजिन, इन सब ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिपोजिशन हो गई है। और ये लाइटर कलर हमें दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई डिपोजिशन नहीं हुई, ये वाटर कंडक्ट कराता है यही वाला पार्ट। और ये जो है हमारा ये वाला पार्ट जो होता है नॉन कंडक्टिंग होता है, डेड होता है। ये हमारा बार्क है, फ्लोएम और बाकी के जितने भी टिश्यू है वो यहाँ पर है हमारे। तो ये था हमारा पूरा थ्योरी, एक बार एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ, तो ये ग्रोथ जो है हमें रूट और स्टेम में देखने को मिलेगा डाइकॉट प्लांट के। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं रूट और स्टेम में जो प्राइमरी ग्रोथ था वो एपिकल मेरिस्टेम की वजह से हो रहा था, और ज़्यादातर डाइकॉट में क्या होता है हमारा सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलता है, यानी गर्थ में हमें इंक्रीज देखने को मिलता है। और जो सेकेंडरी ग्रोथ में टिश्यूज इन्वॉल्व हैं उनको हम लैटरल मेरिस्टेम कहते हैं, जिसमें वैस्कुलर कैम्बियम एंड हमारा कॉर कैम्बियम आ रहा होता है। वैस्कुलर कैम्बियम की बात करें तो ये जो वैस्कुलर कैम्बियम है ये एक ऐसा मेरिस्टेमेटिक लेयर है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कटिंग ऑफ वेस्कुलर टिश्यू। कटिंग ऑफ शब्द जो यहाँ पे लिखी हुई है कटिंग ऑफ, ये इसका मतलब है प्रोड्यूसिंग न्यू टिश्यू, प्रोड्यूसिंग न्यू टिश्यू। कटिंग ऑफ का मतलब है प्रोड्यूस कर रहा है नए टिश्यू को, ठीक है। तो कटिंग ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम, इसको हम कहते हैं वैस्कुलर कैम्बियम। यंग स्टेम में ये पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और बाद में ये कंप्लीट रिंग बनाते हैं, ठीक है। कैम्बियल रिंग की फॉर्मेशन कैसे हो रही है, कैम्बियल रिंग की फॉर्मेशन कैसे हो रही है, तो डाइकॉट स्टेम में हमें कैसे देखने को मिलता है कि कैम्बियल रिंग कैसे बना है। तो जो कैम्बियम है जो कि जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट है, ऐसे कैम्बियम जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट है, प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम, उसको इंट्राफिसिकुलर कैम्बियम कह रहे हैं। और ये जो सेल्स हैं यहाँ पे जो स्टेम के केस में मेडुलरी रेज प्रेजेंट होते हैं वो इंट्राफिसिकुलर कैम्बियम को ज्वाइन करते हैं और मेरिस्टेमेटिक बन जाते हैं और इंटरफिसिकुलर कैम्बियम बनाते हैं, और यहाँ से उनके रिंग ऑफ कैम्बियम जो है वो फॉर्म हो जाती है। कैम्बियल रिंग की एक्टिविटी की बात करें तो कैम्बियम रिंग जो है वो एक्टिव हो जाता है और कट ऑफ न्यू सेल्स यानी प्रोड्यूस करता है नए सेल्स को अंदर की तरफ एंड बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये जो सेल है जो अंदर की तरफ जाता है वो सेकेंडरी जाइलम बनाता है, जो सेल्स पिथ की तरफ कट करता है वो सेकेंडरी जाइलम बनाता है, और जो पेरिफेरी की तरफ जाता है वो सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है। पिथ की तरफ जाइलम सेकेंडरी जाइलम बना रहा होता है, नए सेल्स बना रहा होता है, उसको सेकेंडरी जाइलम कहेंगे। जो पेरिफेरी की तरफ नए सेल्स बना रहा है उसको सेकेंडरी फ्लोएम कहेंगे। कैम्बियम जो है हमारा वो जनरली मोर एक्टिव होता है इनर साइड की तरफ देन द आउटर, और इस वजह से जो सेकेंडरी जाइलम की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी फ्लोएम, और ये कॉम्पैक्ट मास बना लेती है, ठीक है, कॉम्पैक्ट मास बना लेती है। और ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम है हमारा वो बाद में जाकर के क्रश हो जाता है। क्यों? क्योंकि कंटिन्यू फॉर्मेशन और एक्यूमुलेशन हो रही है सेकेंडरी जाइलम की। ज़्यादा जाइलम इनर साइड पे कैम्बियम ज़्यादा एक्टिव है, जाइलम ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ कि सेकेंडरी फ्लोएम और प्राइमरी फ्लोएम जो है वो क्रश होने लगा, धीरे धीरे पेरिफेरी की तरफ शिफ्ट होने लगा। तो प्राइमरी जाइलम, और यहाँ पे बात की गई कि जो हमारी प्राइमरी जाइलम है ना वो या तो इंटैक्ट का क्या मतलब है डैमेज, या तो हो सकता है कि ज़्यादा डैमेज हो जाए या फिर लेस डैमेज हो जाए इस कैम्बियम की एक्टिविटी से। ज़रूरी नहीं है हमेशा डैमेज होगी, लेकिन फ्लोएम हमेशा ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, पेरिफेरी की तरफ शिफ्ट होगा, क्रश होगा, ये हमेशा होगा। कुछ प्लेसेस पे जो है कैम्बियम हमारी नैरो बैंड बना लेती है पेरेन्काइमा की, which passes through the secondary xylem and secondary phloem in the radial direction. These are called secondary medullary rays. तो यहाँ पे बात हो रहा है ये जो हमारी यहाँ पे medullary rays प्रेजेंट है ये डी डिफ्रेंशिएट करके कैम्बियल रिंग बना लिया। अब ये भी तो प्राइमरी मेड्यूलरी रेस को सेकेंडरी मेड्यूलरी रेस में ट्रांसफॉर्म करेगा, नए सेल्स बनाएगा मेड्यूलरी रेस के। तो जो मेड्यूलरी रेस के नए सेल्स बनाएगी उसको हम कहते हैं सेकेंडरी मेड्यूलरी रेस। यानी जो कैम्बियम है कहीं कहीं जगह पे, यानी इन सब जगह पे जो कैम्बियम है वो नैरो बैंड बना लेती है पेरेन्काइमा की। नैरो बैंड यानी कि ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ पेरेन्काइमा की बैंड बना लेती है, जो कि सेकेंडरी जाइलम, यानी ये जो जाइलम है और फ्लोएम है, यहाँ पे जो जाइलम है यहाँ पे जो फ्लोएम है, यहाँ जाइलम यहाँ फ्लोएम, इससे पास होते हुए सेकेंडरी मेड्यूलरी रेस का फॉर्मेशन कर रही होती है।
ठीक है, ये डायग्राम देखो, पहले यहाँ पे रिंग नहीं प्रेजेंट था, यहाँ पे बीच में था। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम था, बाद में इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बन गया, यहाँ पर हमारा डिवीजन होने लगा। जैसे ये हमारा, यहाँ पे हमारा पिथ प्रेजेंट था, ये प्राइमरी जाइलम है हमारा, ये हमारा प्राइमरी फ्लोएम है, ठीक है। ये बीच में हमारा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम यानी वेस्कुलर कैम्बियम है, बाहर वाला लेयर एपिडर्मिस, ये वाला लेयर हमारा कॉर्टेक्स है। यहाँ पे भी एपिडर्मिस कॉर्टेक्स को दिखाया गया है। यहाँ पे क्या बन गया है, यहाँ पे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बन गया है, देखो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बन गया है, बाकी सब तो सेम है। यहाँ जो है मेडुलरी रेज भी पेरेन्काइमा की बैंड्स प्रोड्यूस होने लगी, बैंड्स यानी नए टिश्यूज़ बनने लगे, ऊपर भी नीचे भी, यहाँ पे कुछ सेल्स थे वो नए टिश्यूज़ बनाने लगे, ठीक है। ये डायग्राम था हमारा। फिर स्प्रिंग एंड ऑटम वुड पर अगर हम बात करें तो जो कैम्बियम की एक्टिविटी है वो बहुत सारे फिजियोलॉजिकल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है, ठीक है, फिजियोलॉजिकल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है। टेम्परेट रीजन में क्या होता है, क्लाइमेटिक कंडीशन आर नॉट यूनिफॉर्म, क्योंकि एक साल में क्लाइमेट्स हमारी चेंज करती रहती है। तो स्प्रिंग सीजन में हमारा कैम्बियम जो होता है वो वेरी एक्टिव होता है और लार्ज नंबर ऑफ जाइलरी एलिमेंट्स यानी जाइलम के एलिमेंट्स प्रोड्यूस करता है, जिसमें वेसल्स जो होते हैं वो हमारे वाइडर कैविटीज़ होती है। और इस सीज़न में जो हमारी वुड बनती है उसको हम स्प्रिंग वुड या फिर अर्ली वुड के नाम से जानते हैं। विंटर के सीज़न में कैम्बियम हमारी लेस एक्टिव हो जाती है और कम जाइलरी एलिमेंट्स प्रोड्यूस करती है और इसके नैरो वेसल्स होते हैं। इस वुड को हम ऑटम और लेट वुड कहते हैं। स्प्रिंग वुड जो होता है वो हमारा लाइटर कलर का होता है और इसकी लोअर डेंसिटी होती है। ऑटम वुड हमारा डार्कर होता है एंड हायर डेंसिटी होती है। और ये जो दो तरह की वुड है ये अल्टरनेट कोसेंट्रिक रिंग की तरह दिखती है। सबसे पहले हमारा क्या दिखेगा, स्प्रिंग लाइटर बैंड, फिर हमारा बाहर डार्क, फिर लाइटर, फिर डार्क, फिर लाइटर, फिर डार्क, ऐसे मतलब अल्टरनेट कोसेंट्रिक रिंग की तरह हमें यहाँ पर ये दिखता है। और इस रिंग को हम क्या कहते हैं, एनुअल रिंग कहते हैं। और जब हम एक स्टेम को कट करेंगे ना, वुड के स्टेम को कट करेंगे तो हम इस एनुअल रिंग से एक ट्री की हम एज को एस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है। हार्डवुड एंड सैपवुड की बात करें तो जब ट्री पुरानी हो जाती है, ओल्ड हो जाती है, तो सेकेंडरी जाइलम का मैक्सिमम पार्ट डार्क ब्राउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिपोजिशन हो जाती है ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे टैनिन्स, रेजिन, ऑयल, गम्स, एरोमेटिक सब्सटेंसेस, एसेंशियल ऑयल्स, ये सारे सेंट्रल और इनरमोस्ट लेयर जो है स्टेम में वहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो कलर जो होती है वो डार्क ब्राउन हो जाती है और वो हार्ड हो जाती है, ड्यूरेबल हो जाती है और रेजिस्टेंट हो जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इंसेक्ट के अटैक से। ये रीजन में डेड एलिमेंट्स होते हैं और हाईली लिग्निफाइड वॉल्स होती है, इसको हम हार्टवुड कहते हैं। हार्टवुड जो है, और ये जो हार्टवुड है वो डज नॉट कंडक्ट वाटर यानी वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं कराता, सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट देगा स्टेम को। और जो पेरिफेरल रीजन पे हमारा सेकेंडरी जाइलम प्रेजेंट है, जो पेरिफेरी पे प्रेजेंट है, वो लाइटर कलर में होता है क्योंकि यहाँ पे कोई डिपोजिशन नहीं हुई, इसको हम सैपवुड कहते हैं। और ये वाटर कंडक्शन कराता है और मिनरल्स की भी कंडक्शन करा रहा होता है रूट टू लीफ। तो अगर कॉर कैम्बियम की बात करें तो जैसे जैसे वैस्कुलर कैम्बियम की हमारी एक्टिविटी हो रही होती है तो स्टेम की गर्थ बढ़ रही होती है, ठीक है। तो जो बाहर के कॉर्टिकल लेयर्स हैं और एपिडर्मिस की जो लेयर्स हैं वो टूट जाती हैं और उनको रिप्लेस करने की नीड होती है। बाद में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डेवलप होता है कॉर्टेक्स के सेल से, उस टिश्यू को हम कॉर कैम्बियम या फिर फेलोजन कहते हैं। ये कॉर्टेक्स के रीजन में डेवलप होता है। फेलोजन जो होता है वो कपल ऑफ लेयर थिक होता है, नैरो, थिन एंड नियरली रेक्टेंगुलर सेल से ये बना होता है। ये कपल ऑफ लेयर थिक होता है, नैरो, थिन वॉल्ड एंड नियरली रेक्टेंगुलर सेल से ये कॉर कैम्बियम बना होता है। रेक्टेंगुलर सेल्स होते हैं, नैरो सेल्स होते हैं, पतले वॉल के सेल्स होते हैं और कुछ लेयर्स के थिक होते हैं। तो ये जो हमारा फेलोजन है यानी कॉर कैम्बियम है, ये दोनों साइड में क्या करता है, कट ऑफ करता है यानी प्रोड्यूस करता है सेल को ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। जो आउटर सेल वो प्रोड्यूस करता है उसको हम कॉर्क या फिर फेलम कहते हैं। जो इनर सेल प्रोड्यूस करता है वो सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फिर फेलोडम कहते हैं। कॉर्क जो होता है हमारा वो इम्पर्वियस होता है वाटर के, यानी जो बाहर की तरफ जो वो फेलम बना रहा था ना, फेलम बना रहा था यानी कॉर्क बना रहा था, फेलोजन हमारा फेलम बना रहा था और फेलोडम बना रहा था। तो बाहर की तरफ जो ये फेलम बना रहा था ये इम्पर्वियस होता है वाटर के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबरिन की डिपोजिशन हो जाती है, सबरिन की डिपोजिशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों होता है ये इम्पर्वियस? ड्यू टू सबरिन डिपोजिशन इन द सेल वॉल
तो सेल्स ऑफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स जो होती है, कॉर्टेक्स की जो सेल्स होती है वो पेरेन्काइमेटस होती है, यानी ये वाली जो सेल होती है वो किस चीज़ की बनी होती है, पेरेन्काइमा की बनी होती है। ये वाली जो सेल्स है वो पेरेन्काइमा की बनी होती है, ठीक है। और ये जो फेलोजेन, फेलम एंड फेलोडर्म है, ये साथ मिलकर के क्या बनाते हैं, ये साथ मिलकर के हमारे बना रहे होते हैं पेरिडर्म। और ये जो कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी है ये प्रेशर बिल्ड करती है रिमेनिंग लेयर्स ऑफ पेरिफेरल टिश्यूज पे। लेयर्स जो भी फेलोजेन के अलावा जो जितने भी रिमेनिंग लेयर बचते हैं उस पर प्रेशर डेवलप करता है, वो सारी लेयर क्या होती है, डाई कर जाती है, स्लो ऑफ हो जाती है, ठीक है, यानी ख़त्म हो जाती है, टूट जाती है। तो जो बार्क है हमारे यहाँ, बार्क की बात की है, एक नॉन टेक्निकल टर्म है जो कि रेफर करता है टिश्यूज एक्सटीरियर टू वैस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। जो सब बार्क जो कि सबसे पहले बना उसको अर्ली या फिर सॉफ्ट बार्क कहेंगे, जो कि लेट बना उसको हम लेट या फिर हार्ड बार्क कहेंगे, ठीक है। और कुछ रीजन पे क्या होता है, फेलोजन मैंने बताया कि जिसको कॉर्क बनाना था वो कॉर्क बनाने की जगह पे क्या क्लोजली अरेंज्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स बनाने लगता है आउटर साइड की तरफ इंस्टेड ऑफ कॉर्क सेल्स। ये जो पेरेन्काइमेटस सेल है ये क्या करते हैं, रप्चर कर देते हैं एपिडर्मिस को, ये कुछ ब्रेकेज आ जाती है जो कि लेंस लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, लेंस लाइक ओपनिंग फॉर्म करती है, जिसको हम लेंटी सेल्स कहते हैं। और इस लेंटी सेल्स की वजह से गैसेस की एक्सचेंज परमिट हो पाती है आउटर एटमॉस्फेयर से इंटरनल टिश्यूज़ के बीच में, और ये ज़्यादातर वुडी ट्रीज में हो रहा होता है। रूट्स की सेकेंडरी ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे वेस्कुलर कैम्बियम यानी इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कम्प्लीटली सेकेंडरी ओरिजिन का होता है, टिश्यू से ओरिजिनेट करता है जस्ट बिल, जो कि फ्लोएम के जस्ट बिलो प्रेजेंट है, ठीक है, एंड जाइलम के जस्ट एवव प्रेजेंट है, एवव द प्रोटोजाइलम यानी जाइलम के जस्ट एवव प्रेजेंट है। और ये पेरीसाइकल टिश्यू का एक पोर्शन है। ये कंप्लीट और कंटिन्यूस वेवी रिंग बनाता है जो कि बाद में जाकर के सर्कुलर बन जाती है, और बाकी के जो इवेंट है वो ऑलरेडी डाइकॉट स्टेम के सिमिलर है। अगर आप देखो तो यहाँ पे ये डायग्राम आपको डाइकॉट रूट का दिखेगा, जिसमें कि यहाँ पर फ्लोएम है जो कि मैंने शुरुआत में ऑलरेडी बताया, यहाँ फ्लोएम है, यहाँ पर जाइलम है, यहाँ के जो कुछ टिश्यू हैं वो पेरीसाइकल के टिश्यू वो मेरिस्टेमेटिक हो जाते हैं और हमारी रिंग की फॉर्मेशन करते हैं, और फिर ये हमारी सेकेंडरी ग्रोथ करके सिमिलर विड्थ यानी गर्थ में इंक्रीज हो जाता है। और ये जो सेकेंडरी ग्रोथ है यहाँ पे बात किया गया है, ये जिम्नोस्पर्म के भी स्टेम और रूट में हमें देखने को मिलता है। अभी हम फ्लावरिंग प्लांट्स यानी एंजियोस्पर्म की बात करते हैं, बट जिम्नोस्पर्म में भी सेकेंडरी ग्रोथ हमें स्टेम्स और रूट्स में देखने को मिलेगा, लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ मोनोकॉट में नहीं होता, ये हमें ऑलरेडी पता है। समरी में एनाटॉमिकली अ प्लांट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज, हमें पता है डिफरेंट तरह के टिश्यू से बनता है। प्लांट टिश्यूज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू मेरिस्टेमेटिक जिसमें एपिकल, लैटरल एंड इंटरकैलरी पढ़ते हैं, परमानेंट टिश्यू जिसमें सिंपल कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं, फूड की एसिमिलेशन और स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल एंड फोटोसिंथेट ये सब हो रही होती है। मैकेनिकल सपोर्ट जो होती है मेन फंक्शन होती है टिश्यू की, यानी खाना को स्टोर करना, खाना को एक जगह स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना पानी को, मिनरल्स को, फोटोसिंथेट्स बनाना यानी फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स बनाना, और ट्रीज को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये उसके टिश्यूज़ के सारे टिश्यूज़ के मेन फंक्शन है। 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम है, एपिडर्मल, ग्राउंड एंड वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हमारी एपिडर्मल सेल से बनी है, स्टोमेटा से बनी है, एपिडर्मल अपेंडेजेस से बनी है जिसमें रूट हेयर और ट्राइकोम्स की बात करते हैं हम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की बात करें तो ये मेन बल्क ऑफ प्लांट से बना हुआ है सारा, मतलब कि वैस्कुलर टिश्यू और एपिडर्मल टिश्यू को छोड़ के अगर हम बात करें तो सब ग्राउंड टिश्यू में आ गए, और ये 3 जोन में डिवाइडेड है ग्राउंड टिश्यू में, जैसे कॉर्टेक्स, पेरीसाइकल एंड पिथ। और ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम, कैम्बियम प्रेजेंट है या नहीं, जाइलम एंड फ्लोएम का लोकेशन क्या है, वैस्कुलर बंडल को इस बेसिस पे हम अलग अलग टाइप्स में बांटते हैं। और जैसे कि हमारा कॉन्जॉइंट एंड रेडियल हो गया, कॉन्जॉइंट में भी कॉन्जॉइंट ओपन एंड कॉन्जॉइंट क्लोज पढ़ते हैं। वैस्कुलर बंडल्स जो है वो हमारी कंडक्टिंग टिश्यू बनाती है जो कि वाटर को ट्रांसलोकेट करती है, मिनरल्स को करती है एंड फूड मटेरियल को करती है। तो ये था हमारा फाइनली चैप्टर, हमारी जो है वो ख़त्म हो चुकी है एनाटॉमी प्लांट्स। नेक्स्ट जो लेक्चर होगी उसमें फॉर श्योर PYQs एंड हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे होंगे इस चैप्टर की। आई होप सो आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर बीच में वीडियो के कोई भी डिस्टर्बेंस हुई है तो प्लीज़ आप उसको इग्नोर करके वीडियो पे ध्यान दीजिएगा। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।